डिस्कस करेंगे। इन 70 दिन की रणनीति में जैसे कि आपने जो है डिस्कस करा था कि कैसे अपनों ने 2 पार्ट में डिवाइड करके पूरे सिलेबस को देखा था कि 60% वाला पोर्शन अलग आ जाएगा, अपना 40% वाला पोर्शन अलग आ जाएगा। जो 60% वाला पोर्शन है उसके अंतर्गत अपनों ने क्या देखा था, उसके अंतर्गत अपनों ने 3 पार्ट में डिवाइड करके देखने की बात कही गई थी। जैसे इसमें मध्य प्रदेश देखा था अपनों ने 3 यूनिटों के अंतर्गत। जैसे मध्य प्रदेश आपके यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 में देखने को मिलता है। इसी प्रकार आप बात करोगे पॉलिटी की, तो पॉलिटी आपकी जो है इस 60% वाली यूनिट में आएगी। इसी टाइप से आयोग आ जाएंगे। तो अपन जो है 60% वाले पोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो 60% वाला जो पोर्शन है अपना, उसमें सबसे पहला अपना क्या रहेगा, एमपी की ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो एमपी की स्टार्टिंग से अपन पढ़ेंगे। जैसे एमपी बेसिकली आप जो है 4 पार्टों में डिवाइड करके अपन एमपी को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, जैसे एमपी की ज्योग्राफी अलग देखेंगे अपन, पॉलिटी देखेंगे, जैसे कल वाले लेक्चर में अपन देख चुके हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री एंड कल्चर। जैसे कल वाले लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे क्या यूनिटों का डिवाइडेशन है, किस किस टाइप से जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आए हैं, इन सभी के ऊपर हम डिस्कस कर सके। और कल ही मैंने बताया था आपको कि जो है इस वाले सीरीज में अपन जो है ज्योग्राफी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्या अपनी जो है पूरा सिलेबस को जो है पॉइंट आउट करके अपन पूरी ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं। तो कल वाले लेक्चर में अपनों ने प्रीवियस ईयर एनालिसिस के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला था कि इन यूनिटों से जो है एमपी के ज्योग्राफी से प्रश्न आ रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, जो है उन सभी के ऊपर अपन डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं, आज से हम मध्य प्रदेश का जो है ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला है। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफी का, मध्य प्रदेश का जो ज्योग्राफी उसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, सामान्य परिचय के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो सामान्य परिचय जैसा कि आपको पता होगा, ये अपना भारत हो गया, प्यारा इंडिया हो गया, और इंडिया के लगभग मध्य में जो है अपना कौन, अपना प्यारा मध्य प्रदेश स्थित है। कहाँ स्थित है, इंडिया के जो है मध्य में अपना प्यारा मध्य प्रदेश स्थित है। ठीक है, तो अगर बात करोगे तो मध्य प्रदेश की ओवरऑल स्थिति आप ऐसे देख सकते हो कि इंडिया के मध्य में, पर आप ऐसे पॉइंट आउट कैसे करोगे कि यही मध्य प्रदेश स्थित है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है मध्य प्रदेश की एक्चुअल जो है स्थिति पता होनी चाहिए। तो एक्चुअल स्थिति कैसे पता होगी, उसके लिए आपको जो है उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है। प्रीलिम्स में इस टाइप के प्रश्न भी आपसे बन सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो है निम्न में से मध्य प्रदेश का अक्षांश विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है, इस टाइप के प्रश्न भी बन सकते हैं। तो अगर मध्य प्रदेश के अक्षांश विस्तार की बात करें तो जो है अपना मध्य प्रदेश, उसका अक्षांश विस्तार जो देखे अपन तो कितना, 21 डिग्री 6 मिनट से लेके, कहां से, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक देखने को मिलता है। अब सबसे पहले मन में आ रहा होगा, सर उत्तरी अक्षांश ही क्यों लिखा आपने, आ रहा होगा कि सर उत्तरी अक्षांश मतलब क्या। अक्षांश तो ठीक है, आप, मैं समझता हूँ कि आप अक्षांश के बारे में जानते ही होंगे, तो नहीं भी जानते होंगे तो भी मैं आपको थोड़ा बहुत जो है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि अगर ये अपना प्यारी अर्थ है, तो अर्थ के मध्य से एक रेखा जाती है, भूमध्य रेखा, जो है पृथ्वी को 2 गोलार्धों में डिवाइड करती है, 2 गोलार्धों में डिवाइड करती। तो भूमध्य रेखा के जो ऊपर की ओर जो भी अक्षांश स्थित है उन्हें जो है अपन उत्तरी अक्षांश के नाम से जानेंगे, और जो है भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में जो भी अक्षांश स्थित है उनको अपन दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानेंगे। इतना आप समझ लीजिए। मतलब अक्षांश बेसिकली क्या होती है, अक्षांश जो होती है पृथ्वी पर जो है आड़ी रेखाएं जो खींची होती, कौन सी आड़ी रेखाएं, उनको किस नाम से जाना जाता है, आड़ी रेखाओं को जो है अक्षांश के नाम से। ये सभी जो आड़ी रेखाएं होगी ये सब क्या कहलाएंगे, ये सभी जो है अपने अक्षांश कहलाएंगे। इन सभी को किस नाम से जाना जाएगा, अक्षांश के नाम से जाना जाएगा। तो अब मध्य प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 21 डिग्री 6 मिनट से। कहां से शुरू होता है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, और कहां तक जाता है ये अपना जो है उत्तरी 21 डिग्री 6 मिनट से जो है 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है अपना
मध्य प्रदेश विस्तारित देखने को मिलता है। इसी प्रकार जो है मध्य प्रदेश की एक्चुअल यहाँ की कंडीशन तो पता चल गई मैप में कहाँ की, जैसा मैं बताता हूँ आपको। ये वाली कंडीशन तो अपने पता चल गई कि कहाँ मध्य प्रदेश स्थित है। अब यूं फैला कितना है, चौड़ाई में कितना फैला है, इसके लिए अपने को जो है मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार ज्ञात करना पड़ेगा। अब देशांतरी क्या होता है? देशांतरी बेसिकली अगर देखोगे आप तो जो अपनी अर्थ है उस पर जो खड़ी रेखाएं खींची होती, कौन सी खड़ी रेखा है, उनको जो है किस नाम से जाना जाता है? जो खड़ी रेखाएं होती है उनको देशांतर के नाम से जाना जाता है। अगर पृथ्वी पर किसी भी वस्तु की अगर आपको एक्चुअल स्थिति अगर ज्ञात करनी है तो उसके लिए आपको उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार ज्ञात होना जरूरी है। ये सब देखेंगे अपन जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। अभी बस आप ये इतना समझ लीजिए कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कितना काम का है कि जो है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है ये पूछ सकते हैं आपके प्रीलिम्स में। तो अक्षांशीय विस्तार कितना, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक देखने को मिलता है। और देशांतरी विस्तार देखने को मिलता है 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक देखने को मिलता है। तो ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार अगर अपनों ने देख लिया, इसी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार से हमें मध्य प्रदेश के बारे में एक और जानकारी देखने को मिलती है। कौन सी? आप बोलोगे सर कौन सी जानकारी देखने को मिलती? तो इससे मध्य प्रदेश के जो है सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे जो है पूर्वी जिला कौन सा और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, इसके बारे में भी अपन जो है अपने इस अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार से जानकारी मिलती है। अगर बात करेंगे अगर मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी जिले, मैप में हमेशा ध्यान रखना, मैप में जो सब इस साइड पे होगी उत्तर दिशा अपनी, नीचे की ओर हमेशा कौन सी होगी? दक्षिण दिशा। इस साइड पे हमेशा कौन सी होगी? पूर्वी दिशा। और इस साइड पे कौन सी होगी? हमेशा जो है पश्चिमी दिशा देखने को मिलेगी। ठीक है, इतना आप देख चुके हो। तो देखो सबसे ऊपर कौन सा नजर आ रहा है? ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है। और ये वाला जो है कौन सा जिला अपना? मुरैना। ये पूछ लेगा आपसे प्रीलिम्स में कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए सर मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है उत्तरी जिला है। अब बात करें मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो है पश्चिमी जिला अलीराजपुर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो कौन सा देखने को मिलता है? सिंगरौली। सबसे पूर्वी जिला देखने को मिलेगा सिंगरौली। और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश का सबसे जो है दक्षिणी जिला बुरहानपुर देखने को मिलता है। तो ये सभी अपनों ने देख लिया कि कैसे 21 डिग्री 26 मिनट से लेके जो 21 डिग्री 6 मिनट से 30 डिग्री 26 डिग्री 30 मिनट तक इधर देशांतरी विस्तार 74 डिग्री 9 मिनट से लेके जो है 82 डिग्री 48 मिनट तक देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करें मध्य प्रदेश के जो इस अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार से के बाद अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश लंबाई चौड़ाई में इसको ठीक है, अगर बात करें मध्य प्रदेश की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई की, कहां से उत्तर से दक्षिण की लंबाई की, तो ये जो है कुल होती है 605 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर बात करें जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई की, तो ये होती है 870 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की ओर मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी आपसे पूछा जाएगा, तो क्या आपका आंसर होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए सर 605 किलोमीटर। बेसिकली इस जो है इस वाली स्लाइड में अपन मध्य प्रदेश के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, जो एक मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते भी आपको पता होनी चाहिए कि जो है मध्य प्रदेश जो है कहाँ स्थित है, क्या है। एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते भी, नागरिक बेसिकली अपन किसके हैं? इंडिया के हैं। भारत में कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता। मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गया अपना मध्य प्रदेश की जो है उत्तर से दक्षिण की जो है लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर? 605 किलोमीटर। और अगर बात करें अपनी पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे सर? 870 किलोमीटर। अगर इसका जो है अपन ओवरऑल क्षेत्रफल निकालेंगे, 605 को 870 से इंटू करेंगे तो आना चाहिए अपना कितना? 308 252 किलोमीटर स्क्वायर। तो मध्य प्रदेश का अगर आपसे कुल प्रीलिम्स में फैक्ट आ गया मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर? मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है 308 252 किलोमीटर स्क्वायर देखने को मिलता है। 308 252 किलोमीटर स्क्वायर जो है मध्य प्रदेश का जो है क्या देखने को मिलता है कि आप बोलोगे मध्य प्रदेश का जो है क्षेत्रफल देखने को मिलता है। पर कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं किताबों में आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे कुछ कुछ पब्लिकेशन इसको जो है 308 245 किलोमीटर स्क्वायर भी कंसिडर करते हैं। तो अब मन में वही डाउट आता होगा सर एक्चुअल क्या है? 308
जो है 245 किलोमीटर सही है या 308 252 किलोमीटर से? एक्चुअली में क्या है, जैसे जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से एक पृथक हुआ अपना छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ कहाँ लगा हुआ था? ये वाला एरिया जो है छत्तीसगढ़ से अपने मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ बना। तो आपको पता होगा यहाँ नीचे कौन सी सतपुड़ा हिल्स देखने को मिलती, और यहाँ पे अपनी कौन सी मेकल श्रेणी, सतपुड़ा रेंज की मेकल श्रेणी। जब अपन पर्वत श्रेणियां पढ़ेंगे तो और इसका डिवाइडेशन पढ़ लेंगे। तो बेसिकली ये मैं आपको बताना क्यों चाह रहा हूँ कि ये ऐसा है कि मतलब जो है सतपुड़ा रेंज पड़ती है अपनी, तो यहाँ पे जो अपनी मेकल श्रेणी उसमें एक घाटी है जिसका नाम क्या है? किरार घाटी, या किरार वैली भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, किरार घाटी। तो बेसिकली ये जो किरार घाटी है ना, इसमें लगभग 7 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, कितना? 7 किलोमीटर का जो क्षेत्र, उसको कहीं कहीं जो है छत्तीसगढ़ अपना कंसीडर करता है कि ये जो 7 किलोमीटर का क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का भाग है, और कहीं कहीं जो है मध्य प्रदेश इसको कंसीडर करता है कि ये जो है मध्य प्रदेश का भाग है। इसी कारण जो है ये 7 किलोमीटर का जो है डिफरेंस देखने को मिलता है किताबों में। बेसिकली ये इसी कारण देखने को मिलता है, जो कुछ पब्लिकेशन उसको छत्तीसगढ़ का मान लेते हैं, इसलिए 7 किलोमीटर कम करके कितना 308 252 किलोमीटर कंसिडर कर देते हैं। पर जो है अपना याद क्या रखना है, अपना जो है 308 252 किलोमीटर ही याद रखना है। अगर वो 7 किलोमीटर छत्तीसगढ़ का कंसिडर करके क्या बता देते, 308 245 किलोमीटर स्क्वायर बता देते हैं। तो ठीक है, इस वाली स्लाइड में क्या देखा? मध्य प्रदेश का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देखा, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देखा, इन सभी के ऊपर देखा कि मध्य प्रदेश की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी, इन सभी के ऊपर अपनों ने डिस्कस कर लिया। इससे आगे अगर देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं। जैसे कि ठीक है, अगर बात करें मध्य प्रदेश, जैसा कि अपनों ने देख लिया था, मध्य प्रदेश जो है भारत के मध्य में स्थित है। तो मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश जो है लगभग कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश जो है पूरे भारत में अपने 5 राज्यों से घिरा हुआ है। कहां पे मध्य में स्थित है ये देखा था अपना, जैसे ये अपना प्यारा इंडिया हो गया, ये प्यारा इंडिया यहाँ पे। तो अगर मध्य प्रदेश के यहाँ एक स्टेट है, यहाँ एक स्टेट है, यहाँ एक स्टेट है, यहाँ एक स्टेट है और यहाँ, तो मध्य प्रदेश बेसिकली कितने जो है राज्यों से घिरा हो? तो आप क्या बोलोगे सर मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों से घिरा हो। ये प्रश्न भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हो, मतलब एकदम हलवा प्रश्न जिसे बोलेंगे ना, तो इस टाइप के प्रश्न भी आएंगे पेपर में, आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और बहुत सी बार क्या होता है कि अपन इन चीजों को निग्लेक्ट कर देते हैं और जल्दबाजी में जो है इस टाइप के प्रश्न भी गलत कर देते हैं। देखा होगा आपने बहुत सी बार जो, हाँ, तो बहुत सी बार ऐसा देखने को मिलता है कि तो बहुत सी बार इसी देखने को मिलता है कि ऐसे इजी से क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं और जो है हम प्रीलिम से बाहर हो जाते हैं। तो अगर बात करें मध्य प्रदेश तो कितने जिलों से, कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों से घिरा हुआ अपना स्टेट देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश जो है उत्तर की ओर उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। अगर बात करें अपन कौन से, ये उत्तर हो गया, ये उत्तर पूर्व की ओर किससे घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश से हो गया। अगर बात करें पश्चिम उत्तर की ओर किससे घिरा हुआ है तो क्या हो जाएगा? राजस्थान से घिरा हुआ है। पश्चिम की ओर किससे घिरा हुआ तो गुजरात से घिरा हुआ है। दक्षिण की ओर महाराष्ट्र से, और अगर बात करें पूर्व की ओर किससे? छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। अगर बात करें सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है मध्य प्रदेश की, तो किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगते हैं। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? 13 जिले लगते हैं। ठीक है, 13 जिले लगते हैं। अगर बात करें अपन किससे? छत्तीसगढ़ से कितने जिले लगते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़ से सर 7 जिले लगते हैं, और राजस्थान से 10 जिले लगते हैं। इसी टाइप से गुजरात से केवल 2 जिले, अलीराजपुर और झाबुआ और अलीराजपुर, ये अपना झाबुआ और ये अलीराजपुर, केवल 2 जिले किससे लगते हैं? अपना गुजरात से लगते हैं। इसी टाइप से जो है महाराष्ट्र से कितने जिले लगते हैं? तो 9 जिले महाराष्ट्र टच करते हैं। तो आपको पता होगा जैसे अभी बात चली थी कि छिंदवाड़ा से पारडूना का गठन हो रहा है, तो जैसे ही पारडूना अगर अस्तित्व में आता है तो जो है महाराष्ट्र से फिर पारडूना की सीमा लगेगी, छिंदवाड़ा की नहीं लगेगी। पूरा अपडेशन जब होगा मैं आपको और बता दूंगा। तो उसमें क्या है, जो छिंदवाड़ा है उससे पारडूना पृथक होगा। ये बेसिकली जो है ये अपना मान लो ये छिंदवाड़ा है, तो ये पारडूना पड़ता है यहाँ पे, ये ऊपर छिंदवाड़ा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा अपना पारडूना। तो फिर किससे सीमा लगेगी? तो ये लगेगी किससे? महाराष्ट्र से लगेगी। तो अभी कितनी जिलों की सीमा लगती है महाराष्ट्र से? तो 9 जिलों की सीमा लगती है।
तो ये देख लिया अपनों ने कि क्या मतलब मध्य प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है, कौन कितने जिले जो है टच होते हैं, ये सभी अपनों ने देख लिया। अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो है, बेसिकली इसमें अपन वो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह, तो यहाँ से भी कहीं कहीं मतलब प्रीलिम्स में फैक्चुअल डाटा पूछ लेते हैं बहुत सी बार। ये एकदम हलवा टाइप प्रश्न होते हैं जो मतलब पता होने ही चाहिए अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो लगभग, और मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश का जो है अपना राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा अपना है। कौन सा, बारहसिंगा। और जो है ये कोष्टक में बेसिकली इनके जो है वैज्ञानिक नाम लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, वैज्ञानिक नाम लिखे हुए हैं। तो अगर बात करें जो है अपने बारहसिंगा का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रुस्वस डुवाउसेकी। ये भी पूछ लेंगे फैक्ट कि जो है मध्य प्रदेश के राजकीय पशु है, तो इसमें वो डायरेक्ट ये नहीं देंगे बारहसिंगा, आपको डायरेक्ट ये देंगे ऑप्शन में, साइंटिफिक नेम देंगे। तो साइंटिफिक नेम को जो है आपको याद करके भी चलना है, मेन ये ध्यान रखना है आपको। जो ये साइंटिफिक नेम है ना इनका, वैज्ञानिक नाम, यहाँ से प्रश्न बनेंगे आप। तो जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, ये देखने को मिलता है। बारहसिंगा बेसिकली कौन से नेशनल पार्क में देखने को मिलता है, तो जो है कान्हा-किसली नेशनल पार्क में। ये वाला प्रश्न आया था अभी 2022 के प्रीलिम्स में। कौन से वाला आया था कि जो है किसने अपना जो है शुभंकर घोषित किया है, भूर सिंह द बारहसिंगा वाला प्रश्न आया था कि कौन से नेशनल पार्क ने जो है अपना भूर सिंह द बारहसिंगा जो है शुभंकर घोषित किया है। ये वाला प्रश्न आया था अभी 2022 की प्रीलिम्स में। तो आपका आंसर होना था उसमें कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान होना था। इसी टाइप से जो है आपका राजकीय पुष्प कौन सा है, तो कौन सा है, सफेद लिली है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, लिलियम कैंडियम, कैंडीडम है ना, कैंडियम है वैसे वो, थोड़ा टाइपिंग दे रहा है। उसका कुल कौन सा है, कौन सी प्रजाति का है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर लिलियेसी प्रजाति का देखने को मिलता है। इसी टाइप से हमारा जो है राजकीय पक्षी कौन सा है, तो राजकीय पक्षी कौन सा है, दूधराज, ठीक है। ये तो फैक्चुअल डाटा, इसमें कुछ समझा भी नहीं सकते, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। राजकीय पक्षी जो है कौन सा है, दूधराज है। इसके अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं। इसके अन्य नाम क्या है, सहा बुलबुल देखने को मिलता है। उसके बाद जो इंग्लिश में इसको पैराडाइस फ्लाई कैचर बोल देते हैं। इसका साइंटिफिक नेम कौन सा है, टर्पी सिफोनी पैराडाइस है, टर्प सिफोनी पैराडाइस है इसका जो है। अब ये तो अटपटे से नाम तो है पर याद करने ही पड़ेंगे आपको, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। तो टर्प सिफोना पैराडाइस देखने को मिलता है। इसी टाइप से अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद देखने को मिलेगा आपको। बरगद का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइकस बेंगलोरेंसिस नाम देखने को मिलता है, फाइकस बेंगलोरेंसिस नाम देखने को मिलता है। इसी टाइप से जो मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है, तो आम है। यहाँ इस वाले पॉइंट से मतलब प्रश्न आ सकते हैं आपके, मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है, तो आम है। आम का साइंटिफिक नेम कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मेगाफेरा इंडिका होना चाहिए। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो गोविंदगढ़ रीवा में आपको देखने को मिलेगा आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में। कौन कौन सी प्रजातियां पूछ लेगा कि जैसे बेसिकली जो सुंदरजा आम है कहाँ की जो है, कहाँ उत्पादन होता है इसका, तो रीवा में होता है। इसको अभी 2023 में जो है जीआई टैग में मिला है, और जीआई टैग भी मिला है। तो इस टाइप के प्रश्न आपके आ सकते हैं कि सुंदरजा आम किसकी प्रजाति, ये पूछ लेगा आपसे आम की प्रजाति। ये एकदम मतलब इजी क्वेश्चन होते हैं, पर बहुत सी बार जो है बिना रिवीजन के अपनों से ये प्रश्न गलत हो जाते हैं, और एक प्रश्न से अपन प्रीलिम से बाहर भी हो जाते हैं। तो वही है, तो ये सुंदरजा आम कहाँ होता है, रीवा में। और इसी टाइप का जो है नूरजा आम कहाँ देखने को मिलता है, अलीराजपुर में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर बात करें अपन जो है अब राजकीय जो है अपना कौन सा राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और जो राजकीय वृक्ष जो है ये कब घोषित हुए, ईयर पूछ लेगा आपसे। ये प्रीवियस ईयर जो सीरीज देखेंगे ना अपन, उसमें भी इसका डिस्कशन कर लेंगे किस टाइप से प्रश्न आए प्रीवियस ईयर वाले भी। तो अगर बात करें कौन सा राजकीय पशु, पक्षी और जो वृक्ष है ये कब बने, तो ये बने अपने 1981 में बने थे। कब बने थे, 1981 में ये इनकी घोषणा हुई। राजकीय पशु की, राजकीय पक्षी की और राजकीय वृक्ष की घोषणा कब हुई, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1981 में इसकी जो है घोषणा हुई है। इसी टाइप से मध्य प्रदेश की जो है राजकीय मछली कौन सी, तो महाशीर देखने को मिलती है, ठीक है। कब घोषणा हुई इसकी, 2011 में। ये
थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है जो आप याद कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का जो है राजकीय नाट्य क्या है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, माछ आपका राजकीय नाट्य। माछ या कहीं कहीं माछा भी देखने को मिलता है इसका, तो माछ देखने को मिलता है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है, यहां से प्रश्न बनेगा, माछ वाच से तो प्रश्न नहीं बनेगा। ये भी पूछ सकता है कि माछ बेसिकली कहाँ का, ये पूछा हुआ भी है 2020-21 में, तो ये पूछ लेगा आपसे। अगर बात करें राजकीय नाट्य कौन सा है, तो माछ कहाँ होता है, माछ मालवा में होता है, मालवा का लोक नाट्य। ठीक है, जब अपन इस पूरा पढ़ेंगे ना लोक नृत्य लोक नाट्य, तो इसके बारे में अपन काफी डेप्थ पढ़ने वाले कि माछ की उत्पत्ति कैसे हुई, किस टाइप से मतलब इसका मंचन होता है वगैरह, इन सभी के ऊपर अपन डिस्कस कर लेंगे। अगर बात करें इसके प्रमुख कलाकार का कौन है, तो सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। ये प्रश्न बन सकता है आपसे कि जो सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा का संबंध है, फिर वो दे देगा राई नृत्य से, माछ लोक नाट्य से, इस टाइप के प्रश्न बनेंगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए उसमें, ये तो थोड़ी सामान्य जानकारी वाले प्रश्न है जो ये तो याद ही करने पड़ेंगे। इसके बाद जो गठन पढ़ेंगे ना उसमें समझने लायक चीजें आएगी आपके। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य जो है कौन सा है, राई देखने को मिलता है, राई। और राई कहाँ होता है अपना, बुंदेलखंड में होता है। बुंदेलखंड में भी होता है और बघेलखंड में भी राई नृत्य होता है, दोनों जगह होता है। पर अपना जो है ये ऑप्शन दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि जो है मध्य प्रदेश का जो है राजकीय नृत्य कौन सा है, तो बघेलखंड का राई नृत्य दे देगा, बुंदेलखंड का राई नृत्य दे देगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बघेलखंड का जो है राई नृत्य वो अपना मध्य प्रदेश का जो है क्या है, राजकीय नृत्य देखने को मिलता है। इसमें वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं, तो मृदंग, ये ढोलक जैसा ही होता है, तो उस टाइप का जो है मृदंग वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसके कलाकार कौन है, रामसाई पांडे। 2021 में प्रश्न पूछा था, रामसाई पांडे का संबंध किस से है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इसमें आपका आंसर था राई लोक नृत्य से संबंध है, इस टाइप से। कल हम लोगों ने देखा था ना पीवाईक्यू सीरीज में कि किस टाइप से प्रश्न आए थे, उसमें था ना 2021 में प्रश्न आया था कि हाल ही में जो पद्मश्री मिला रामसाई पांडे को, तो उनका संबंध किससे है, तो राई इससे है, लोक नृत्य। मध्य प्रदेश का राजकीय गान कौन सा है, तो सुक्का दाता सब जो है क्या है, सुक्का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है, इस टाइप का। इसकी रचना किसने करी थी, तो इसकी रचना महेश श्रीवास्तव ने करी थी, और इसे गाया किसने था, तो शांतनु मुखर्जी नाम है, शान जो है ना गायक, उसने इसको गाया था। और जो है इसकी घोषणा कब हुई थी, तो इसकी 2011 में घोषणा। इससे पहले 2011 में किसका देखा था उन्होंने, किसकी घोषणा हुई थी, मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है महाशीर, उसकी घोषणा भी कब हुई थी, 2011 में हुई थी। ठीक है, ये देख लिया आप लोगों ने बेसिक। ये राजकीय चिन्ह का तो मैं एक लोगो डलवा दूंगा, है तो उससे आप देख लेना। ठीक है, अगर बात करें अपन मध्य प्रदेश में जो है कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा क्या होती है पता है आपको, पता है क्या होती, कर्क रेखा जो अभी देखा था ना अपनों ने, जैसे ये अर्थ है ये अपनी, तो इस पे जो है आड़ी रेखाएं खींची होती है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ऐसी अक्षांश जो ये 0 डिग्री जो मध्य जो है पूरी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इससे ऊपर की ओर जैसे इसे रेखाएं खींचते चलेंगे अपन, तो जो 23.5वें डिग्री पर जो एक रेखा प्राप्त होगी, 23.5, इसी टाइप से जो है नीचे खींचते जाएंगे तो यहाँ पे 23.5 डिग्री पर एक रेखा प्राप्त होगी। तो जो 23.5 डिग्री पर भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जो रेखा प्राप्त होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। आगे आप समझ में कर्क रेखा क्या होती है। इसी टाइप से जो है नीचे दक्षिण की ओर जो रेखा होगी उसको किस नाम से जानेंगे, मकर रेखा के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। तो जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी रेखा है मध्य प्रदेश जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, अगर बात करें ये मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। यह प्रश्न पूछा था कि कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती, अभी 2021 या 22 का ही प्रश्न था। तो उसमें आंसर इंदौर था। तो अपन देख लेंगे कि किस किस जिले से, ये 14 ही नाम आपको याद होने चाहिए कि किस किस जिले से होकर गुजरती। ये बेसिकली मैंने इसी हिसाब से डिजाइन किया कि याद हो सके आपको। इससे अपन एक और चीज निकालेंगे जहां से भी मतलब मुझे लगता है कि प्रश्न बनने की संभावना है। अगर प्रश्न बनेगा आपका भी तो इधर से ही बनेगा।
तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 23.5 डिग्री अक्षांश कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 14 जिलों से होकर गुजरती है। जो है कर्क रेखा है, कर्क रेखा के इस मैप में हमेशा क्या होता है, इस साइड पे पश्चिम होगा, इस साइड पे पूर्व होगा, ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा। तो अगर बात करें सबसे पश्चिम में कर्क रेखा पर स्थित जिला कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर? रतलाम जिला स्थित। ये पूछ लेगा आपसे प्रश्न कि जो है कर्क रेखा पर स्थित मध्य प्रदेश में जो है सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो रतलाम होना चाहिए। सबसे उत्तरी जिला कौन जो है, सबसे कौन सा सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो कौन सा आएगा? शहडोल होना चाहिए। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे डिवाइड करके क्यों लिखा, आ रहा होगा मन में ये प्रश्न। ठीक है, तो इसको बेसिकली इसलिए लिखा अपनों कि जो है संभाग वाइज डिवाइड करके लिख दिया इसको, कि मतलब अगर ये प्रश्न आपसे बना कभी एग्जाम में कि जो है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने संभागों से होकर गुजरती है, इस टाइप का प्रश्न बन सकता है। संख्या दे देगा 1, 2, 5, 7, क्या आंसर होगा उसका? 5 संभागों से होकर गुजरती। ठीक है, कितने संभागों से होकर गुजरती? 5 संभागों। अगर पांचों संभाग देख लिए और आपको जो संभाग के अंदर के डिस्ट्रिक्ट पता है तो आप जो है 14 जिलों के नाम आसानी से याद कर लोगे। अगर बात करें अपन किसके, उज्जैन संभाग की, यहां से उठाते हैं ना, तो ये कौन सा संभाग हो जाएगा? ये तीनों जिले किस संभाग के? उज्जैन संभाग के। तो उज्जैन संभाग के 3 जिलों से होकर गुजरती। कौन से? रतलाम हो जाएगा अपना, उज्जैन और शाजापुर। ये डाउट आता है कि सर आगर मालवा से गुजरती है, शाजापुर से गुजरती है। बहुत सारी किताबें आगर मालवा कंसिडर करती है, बहुत सारी शाजापुर करती है। तो आपको याद क्या रखना है? आपको शाजापुर याद रखना। अगर आप मैप ड्रॉ करके एकदम सही लकीर खींच के देखोगे कर्क रेखा को, तो आपको पता चलेगा जो है कर्क रेखा जो है आगर मालवा से नहीं गुजर के किससे गुजरती? शाजापुर से गुजरती। तो आपको याद क्या रखना है? शाजापुर याद रखना है। तो उज्जैन संभाग के कितने जिलों से होकर गुजरती? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 3 जिलों से होकर गुजरती। कौन कौन से? रतलाम से, उज्जैन से और शाजापुर से। ठीक है, इसी टाइप से अगर बात करें तो भोपाल संभाग के जो है 5 जिलों से होकर गुजरती। भोपाल संभाग में कितने जिले? 5 जिले हैं, और 5 जिलों से होकर कौन से गुजरती? कर्क रेखा गुजरती। तो कौन कौन से जिले हैं भोपाल? सबसे पहले अगर बात करें अपने शाजापुर, शाजापुर के बाद कहां से गुजरेगी? राजगढ़ जाएगी। राजगढ़ से फिर कहां जाएगी? ये भोपाल। ठीक है, राजगढ़, सीहोर, फिर आएगा भोपाल। राजगढ़, सीहोर, भोपाल, फिर विदिशा और फिर रायसेन से होकर गुजरती है। ठीक है, रायसेन और विदिशा ऐसे आएगा। जैसे अगर बात करें इधर मैप में ड्रॉ करके देख लेते। ठीक है, रतलाम हो जाएगा, फिर यहाँ पे उज्जैन, शाजापुर, जो है अपना कौन सा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा। ठीक है, कितने जिलों से? 5 जिलों से। राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन से होकर गुजरती। इसी बात सागर संभाग, सागर संभाग के 2 जिलों से होकर गुजरती। कौन कौन से? सागर, विदिशा, सागर, दमोह। ठीक है, कितने जिले से? 2 जिलों से। इसी टाइप से जो है कौन सा संभाग आ जाएगा अपना? जबलपुर संभाग। और जबलपुर संभाग के कितने जिले से होकर गुजरती? तो कितने? 2 जिलों से होकर गुजरती। कौन से? जबलपुर और कटनी से होकर गुजरती। इसी टाइप से जो है अपना कौन सा, शहडोल संभाग के कितने जिले से होकर गुजरती? तो उमरिया और शहडोल से होकर गुजरती। अब ये सारी चीजें तो याद करने लायक है। इसको क्या करना, आप जैसे अपना मध्य प्रदेश का ये लेना नक्शा ब्लैंक वाला, उसमें एक लाइन खींचना और उसको 2-3 बार फिल करके देख लेना, तो आपको जो है पूरे याद हो जाएंगे कि जो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती। तो एक बार और देख लेते हैं। उज्जैन संभाग के 3 जिलों से कौन कौन से? रतलाम, उज्जैन, शाजापुर। इसी टाइप से जो है भोपाल संभाग के कितने जिलों से होकर गुजरती? तो आप 5 जिलों से होकर गुजरती। कौन कौन से? राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा। ठीक है, रायसेन। और इसी टाइप से सागर संभाग के कितने जिलों से गुजरती है? तो 2 जिलों से, सागर और दमोह से गुजरती। और जो है अपना किससे? जबलपुर संभाग के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 2 जिलों से, जबलपुर और कटनी। और शहडोल संभाग के कितने जिलों से? 2 जिलों से। कौन कौन से? उमरिया और शहडोल से होकर। तो कितने हो गए? हो गए 14 जिले। कितने संभाग? 5 संभाग हो गए। सबसे ज्यादा किस संभाग के जिलों से होकर गुजरती? तो आपका आंसर क्या होगा? भोपाल संभाग के, क्योंकि भोपाल के कितने? 5 जिलों से होकर गुजरी। इस टाइप का प्रश्न, ऐसे कूट टाइप प्रश्न आ सकते हैं। कूट में दे देगा कि मतलब निम्न में से असत्य कथन को छाटिए, दे देगा कि जो कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती। इस टाइप का प्रश्न आ सकता है। दूसरा कथन दे देगा आपसे कि जो है भोपाल संभाग के जो है 4 जिलों से होकर गुजरती है, ये लाइन दे दी। फिर दे दिया कि जबलपुर जो है जबलपुर संभाग के
2 जिलों से होकर गुजरती है। फिर दे दिया कि उमरिया जो अपना शहडोल संभाग है उसके 3 जिलों से होकर गुजरती है। फिर दे दिया कि फिर ऑप्शन दे दिए कि कौन से असत्य है ना, तो अपना कौन से असत्य, दूसरा कथन जिसमें भोपाल संभाग के 6 जिलों दे रखा, वो लाइन वाली गलत हो जाएगी क्योंकि भोपाल के कितने 5 से गुजरते हैं। इसी टाइप से शहडोल के 3 से नहीं गुजरती, कितने से गुजरती है 2 से, तो वो भी अपना गलत हो जाएगा उसमें। इस टाइप के मतलब कूट टाइप प्रश्न बना के भी दे सकता है। ठीक है, अगर बात करें अपन जैसे ये अर्थ है तो इसमें जो है जो खड़ी रेखाएं होती है उनको किस नाम से जाना जाता है? देशांतर के नाम से। तब देशांतर तो का निर्धारण तो कर लिया। अब बात आ गई कि समय का निर्धारण कैसे करें। तो इन्होंने क्या करा कि जो है लंदन है अपना अर्थ में, जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, तो वहां एक ग्रीनविच नाम की जो है वेधशाला है, वहां बैठ के लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यहीं से गुजरने वाली जो रेखा है उसको उन्होंने 0 डिग्री देशांतर नाम दे दिया और इसको ही जो है मानक समय रेखा नाम दे दिया। अब हर देश को जो है अपनी एक मानक समय रेखा निर्धारित करनी होती। इस मानक समय रेखा से क्या होता है, उस देश का जो है टाइम डिसाइड होता है कि जो घड़ियां चलती है ना अपने जिस टाइम, उससे डिवाइड होता है। तो इससे जो है पूर्व की जो देश है उनका जो है टाइम हमेशा क्या चलेगा, आगे चलेगा। और इससे जो पश्चिम की ओर देश है उनका जो है लंदन से हमेशा टाइम कैसे चलेगा, पीछे चलेगा। आ रहा है इतना समझ में? ठीक है, उससे क्या, इसके पूर्व में जो देश है उनका टाइम कैसे चलेगा, आगे चलेगा। तो अपना भारत कहाँ पड़ता है? अपना भारत तो यहाँ पड़ता है, ये इंग्लैंड तो यहाँ रहेगी, अपना भारत कुछ यहाँ पड़ता है, तो अपना तो आगे होना चाहिए। तो आगे कितने 5.5 घंटे आगे। अब भारत ने निर्धारण करा तो भारत ने क्या करा, भारत से गुजरने वाली जो 82.5 डिग्री जो देश पूर्वी देशांतर है उसको जो है अपनी भारत ने अपनी मानक समय रेखा मान लिया। कितनी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। ठीक है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ही क्या होता है अपने भारत का टाइम निर्धारित होता, टाइम जोन। तो जो टाइम जोन वाली मानक समय रेखा है मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से होकर गुजरती। कौन सा जिला है अपना? सिंगरौली, इससे होकर गुजरती, ये इस यहां से होकर गुजरती। ठीक है, ये भी पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले से होकर मानक समय रेखा गुजरती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सिंगरौली से होकर गुजरती। ठीक है, ये देख लिया। अब बात करते कुछ फैक्ट जो यहां से भी प्रश्न आने की संभावना देखने को मिलती। कुछ मतलब केंद्र जोन, जो मध्य प्रदेश के कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनको जो है केंद्र माना गया है। जैसे अगर बात करें अखंड भारत, अखंड भारत से क्या तात्पर्य, जिस टाइम से मतलब जिसमें अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इधर देखो तो बांग्लादेश हो गया, इन सभी को जो है भारत का एरिया कंसिडर करते हैं। तो अगर इन सभी का अगर केंद्र निकालेंगे अपन, तो इन सभी का केंद्र क्या होगा? बैतूल जिले में एक गांव है बड़साली करके, तो इस बड़साली गांव को ही किस माना जाता है? अखंड भारत का केंद्र माना जाता है। इस टाइप के प्रश्न भी आ सकते हैं, अखंड भारत का केंद्र किसे माना जाता है, तो फिर ऑप्शन दे देगा जैसे बैतूल जिले देगा, या फिर वो बेसिकली इसका नाम भी दे सकता है बड़साली का नाम। तो इस टाइप के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो अखंड भारत का केंद्र कौन सा हो जाएगा अपना? बड़साली, बैतूल हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर बात करें तो भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? भारत का जो है अभी अपना इंडिया है, इसका केंद्र बिंदु क्या आ जाएगा? तो आप क्या बोलोगे सर, जो है इंडिया है इसका केंद्र बिंदु आ जाएगा अपना मनोहर गांव। ठीक है, ये भारत हो गया ना। तो इसका जो केंद्र बिंदु कौन सा है? कटनी जिला, ये अपना मध्य प्रदेश है, तो यहां पे जो है अपना कटनी है। तो कटनी जिले का कौन सा गांव? मनोहर गांव देखने को मिलता है। कटनी जिले का जो है मनोहर गांव। देखो इस मनोहर गांव का नाम पड़ने के ऊपर भी एक मतलब स्टोरी है। जो है राम मनोहर लोहिया है ना, तो उनके नाम पे इस गांव का नाम रखा हुआ है मनोहर गांव। तो जो है मनोहर गांव, कटनी जिला जो है ये भारत का केंद्र बिंदु है। और अखंड भारत का केंद्र बिंदु कौन सा हो जाएगा अपना? बड़साली, बैतूल वाला। ठीक है, बड़साली बैतूल है। इसी टाइप से जो है पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो कौन सा है? मंगलनाथ, उज्जैन वाला। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है पिछले बार, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना तो उनमें ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मंगलनाथ, उज्जैन। ये उज्जैन देगा ऑप्शन में से। वर्तमान जो है भारत का विदिशा। अब भारत का केंद्र बिंदु तो क्या हो जाएगा? मनोहर। और वर्तमान भारत का, तो मन में आ रहा होगा सर वर्तमान भारत में भारत में क्या डिफरेंस है? तो अगर आप देखोगे तो पीओके वाला एरिया जो है अपना किसके कब्जे में है अभी? पाकिस्तान के। इसी टाइप से जो है कुछ एरिया जो है चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा है अपना। तो अगर उसको अपन छोड़ दें और फिर कंसिडर करें तो जो वर्तमान अपना भारत है उसका केंद्र बिंदु क्या आ जाएगा? विदिशा आ जाएगा। और जो अपना मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन सा आ जाएगा?
तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु जैसे ही अपना मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु ये आ जाएगा सागर। तो ये पूछ लेगा आपसे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सागर में मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली, ठीक है, और जो है भारत का केंद्र बिंदु मनोहर गांव। इसी टाइप से जो है पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, मंगलनाथ, उज्जैन है। अब कुछ जो है कैपिटल्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, जो मध्य प्रदेश की कुछ कुछ कैपिटल्स है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल है। प्रशासनिक राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल को क्यों रखा है, क्योंकि जो है मध्य प्रदेश के पूरा मंत्रिमंडल, विधानसभा वगैरह कहाँ स्थित है, अपनी भोपाल में स्थित है। ये सब ऐसे याद हो जाएगी आपको, बस थोड़े बहुत इसके पीछे का बैकग्राउंड अगर बताओ। प्रशासनिक क्यों, क्योंकि जो पूरा मध्य प्रदेश का प्रशासन कहाँ से चलता है, मध्य प्रदेश से चलता है। तो प्रशासनिक राजधानी कहाँ होगी, भोपाल में ही होगी। जो मध्य प्रदेश का पूरा जो प्रशासन है कहाँ से चलता है, भोपाल से चलता है। तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या हो जाएगी, भोपाल हो जाएगी। संस्कार राजधानी किसको, संस्कार राजधानी जो किसको बोला जाता है, जबलपुर को। अब जबलपुर को संस्कार राजधानी जो है क्यों बोला जाता है, पता है आपको क्यों बोला जाता है? तो जैसे जब वो भूदान आंदोलन चल रहा था अपना, तो उस टाइम पे विनोबा भावे ने चलाया था भूदान आंदोलन, 1950-51 का दौर था, ठीक है। उस टाइम पे जो विनोबा भावे ना जबलपुर आए थे, तो जबलपुर के लोगों का जो है उन्होंने व्यक्तित्व देखा कि काफी सरल सहिष्णु व्यक्तित्व है, काफी मतलब जो है लोग सहयोगी प्रवृत्ति के, इसलिए उन्होंने जो है जबलपुर को संस्कार धानी के नाम से संबोधित किया था। संस्कार धानी के नाम से, बेसिकली संस्कारी आदमी होगा उसकी क्या क्या विशेषता होगी, सहिष्णु होगा, लोगों का आदर करेगा, सत्कार करेगा। तो इस टाइप की विशेषता उन्होंने जबलपुर के लोगों में देखी थी, इसलिए उन्होंने जबलपुर को जो है संस्कार धानी बोल दिया था। इसीलिए जो है मध्य प्रदेश की जो है संस्कार राजधानी किसको बोला जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जबलपुर को बोला जाता है। इसी टाइप से जो अगर बात करें मध्य प्रदेश की जो है खेल राजधानी कहाँ पे, आर्थिक राजधानी, अगर देखोगे आप जो इकोनॉमिक जो पूरा केंद्र की इधर मालवा में फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह देखोगे तो कहाँ, पश्चिमी मालवा में स्थित है। और मालवा में भी कौन सा क्षेत्र, इंदौर वाला रीजन। इस टाइप पे यहाँ पे फैक्ट्रियां मतलब लगभग बड़े बड़े सेक्टर से यहाँ पे डेवलप हुआ है, इसलिए जो है इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी। जैसे अगर देखोगे कि सूती कपड़ा मिले कितनी ज्यादा इंदौर में, तो इस टाइप से मध्य प्रदेश की जो आर्थिक और कौन सी खेल राजधानी किसको बोला जाता है, इंदौर को बोला जाता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को बोला जाता है। जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र का नाम सुना होगा, जो लगभग 4750 जो है मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, इसलिए जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली वहीं उत्पादित करता है। जो यहाँ से जो विद्युत लगभग जो किसको दिल्ली तक को ट्रांसफर की जाती है, इधर गोवा, दादर एंड नागर हवेली तक को जाती है, जो अपना विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है ना, बेडन सिंगरौली वाला, तो वहां से। इसलिए जो है बेडन सिंगरौली को जो किस नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसी टाइप मध्य प्रदेश की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बोला जाता है, पंचमढ़ी को चलता है, क्योंकि जो है हिल वाला रीजन है, ठंडा रहेगा बेसिकली कंपैरिजन में दूसरे के, तो मनमोहक भी होता है, लोग घूमने भी जाते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मेहर सतना को बोला जाता है, ठीक है। मेहर कहाँ स्थित है, सतना जिले में स्थित है, तो मेहर को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, मेहर बैंड वगैरह आपने सुना होगा ना नाम, ठीक है, तो इसलिए मेहर को बोला जाता है। चित्रकला राजधानी भीमबेटका को बोला जाता है। जैसे कि आप देखोगे जो है पुरातन कालीन जो है चित्रकारी यहाँ पे देखने को मिलती है गुफाओं में, भीमबेटका गुफाओं, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर रखा है। कब कर रखा है विश्व धरोहर सूची में शामिल, कौन से ईयर में करा था, 83 चेक करना है इसको कब करा था, ठीक है। ये यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल है इनको कब कब घोषित करा, इस टाइप से प्रश्न भी आ सकते हैं। ईयर से पूछ लेगा आपसे, मेंस में तो आते ही इधर से प्रश्न, मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों पर टिप्पणी करें, तो उनको आपको सब लिखना पड़ेगा उसमें, कि मतलब कौन कौन से है। तो उसमें आपको सांची लिखना पड़ेगा, सांची के बारे में लिखना पड़ेगा, भीमबेटका के बारे में लिखना पड़ेगा, तो सभी के बारे में आपको एक एक करके लिखना पड़ेगा। तो जो है चित्रकला की राजधानी किसको बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे, भीमबेटका जो है चित्रकला, मध्य प्रदेश की जो है चित्रकला राजधानी बोला जाता है। तो ये देख लिया आपने मध्य प्रदेश की कौन कौन सी राजधानियां। तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कौन सी हो जाएगी, भोपाल हो जाएगी। मध्य प्रदेश की जो है संस्कार राजधानी जबलपुर। चित्रकला की राजधानी, चित्रकला राजधानी क्या हो जाएगी,
तो भीमबेटका हो जाएगी। इसी टाइप से संगीत राजधानी कौन सी हो जाएगी? मेहर हो जाएगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी हो जाएगी? पंचमढ़ी हो जाएगी। तो इस टाइप से अपनों ने जो है मध्य प्रदेश की राजधानी के ऊपर देख लिया। अगर बात करें मध्य प्रदेश की जो है अन्य नामों के ऊपर कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया, ये प्रश्न आ सकता है। किसने दिया? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों दिया? क्योंकि ये मध्य प्रदेश जो है लगभग भारत के बीच में, मध्य में स्थित है, इसलिए इसको किस नाम से जाना? मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है मध्य प्रदेश नाम हो गया एक तो इसका। ठीक है, हीरा प्रदेश क्यों कहा जाता है? हीरे का प्रोडक्शन होता है अपना, इसलिए हीरा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसी टाइप से अगर बात करें, टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, क्योंकि जो है टाइगर अपने जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अभी बीच में मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा हट गया था क्योंकि कम हो गए थे, पर अभी जो वर्तमान में जो टाइगर रिपोर्ट आई उसमें पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ देखने को मिले? तो सबसे ज्यादा टाइगर देखने को मिले मध्य प्रदेश में। तो इसलिए मध्य प्रदेश को वापस जो है टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित होने के साथ ही बहुत सारी नदियों का जो है ये मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। इसी कारण यहाँ से उद्गम होके क्या अलग अलग राज्यों में प्रवाहित होती हुई, जैसा कुछ जो है गंगा यमुना तंत्र में मिल जाएगी, कुछ अरब सागर में मिल जाएगी, ठीक है, कुछ दक्षिण की ओर प्रवाहित होती गोदावरी नदी में मिल जाएगी, कुछ जो है महानदी में मिल जाएगी, कुछ छोटी छोटी नदियां। तो इस टाइप से जो मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियों का प्रवाह होता हुआ कहाँ जाती है? दूसरे स्टेट में जाती है। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का क्या बोला जाता है? माइका भी बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश का एक और नाम क्या हो जाएगा? नदियों का माइका हो जाएगा। जो है इसे जैसे तेंदुपत्ता राज्य, तेंदुपत्ता के प्रोडक्शन मध्य प्रदेश जो है अग्रणी राज्य, इसलिए मध्य प्रदेश को जो है तेंदुपत्ता राज्य के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही मध्य प्रदेश में बाघ की संख्या ज्यादा थी इसलिए इसको टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया। इसी टाइप से मध्य प्रदेश में जो है किसकी? तेंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तेंदुआ राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया। ये दे सकता है मतलब कि निम्न में से मध्य प्रदेश को जो है, निम्न में से किस नाम से मध्य प्रदेश को नहीं पुकारा जाता है? और ये 3-4 इसमें से दे दिए और एक अलग ऑप्शन दे दिया तो आपको उसको चूज करना पड़ेगा, इसलिए यहां से भी प्रश्न आ सकता है। ये जो है बल्फ नहीं, वुल्फ स्टेट, ये भेड़िया राज्य है। तो मध्य प्रदेश में जो है भेड़ियों की संख्या भी ज्यादा पाई जाती है, इसलिए क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश को वुल्फ स्टेट भी बोला जाता है। चीता राज्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको पता है कि दक्षिण जो अफ्रीका से और नाइजीरिया से चीते लाके कहाँ कूनो नेशनल पार्क में अपने रखे हैं। तो पूरे भारत में सब चीते कहाँ है अभी हाल फिलहाल में? मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए इसको जो है चीता राज्य भी बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में जो है गिद्धों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। जैसे सतना के आसपास जाओगे ना तो वहां पे गिद्धराज पर्वत करके एक देखने को मिलेगा, वहां पे गिद्धों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो इस टाइप से मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या ज्यादा होने के कारण मध्य प्रदेश को गिद्ध राज्य भी बोला जाता है। एकदम फैक्चुअल डाटा है। राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक होने के कारण जो है राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य बोला जाता है। घड़ियाल की संख्या ज्यादा होने के कारण घड़ियाल राज्य बोल दिया जाता है। तो कौन कौन से नाम देख लिए अपने? एक तो देखा कौन सा? मध्य प्रदेश नाम देख लिया। हीरो का प्रोडक्शन ज्यादा होता है इसलिए क्या बोल दिया? हीरा प्रदेश बोल दिया। इसी टाइप से भेड़ियों की संख्या ज्यादा है तो क्या बोल दिया? वुल्फ स्टेट या भेड़िया राज्य बोल दिया। इसी टाइप से तेंदुओं की संख्या ज्यादा है तो क्या बोल दिया? तेंदुआ राज्य बोल दिया। बाघों की संख्या ज्यादा है तो बाघ राज्य। गिद्धों की संख्या ज्यादा है तो गिद्ध राज्य बोल दिया। घड़ियालों की संख्या ज्यादा है तो क्या बोल दिया अपनों ने? घड़ियाल राज्य बोल दिया। तो बेसिकली ये इतने सारे नाम मध्य प्रदेश के आपको देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप से अपनों ने जो है पूरा मध्य प्रदेश का जो है सामान्य परिचय देख लिया। अब ये बेसिकली यहाँ से, अब यहाँ के बाद से जो स्टार्ट होगी आपकी समझने वाली चीजें। इससे पहले मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय है इसमें तो बिल्कुल फैक्चुअल डाटा ही देखा अपनों ने, कैसे मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, मध्य प्रदेश की राजधानियां कौन कौन सी, जो है मध्य प्रदेश के जिलों, मध्य प्रदेश में कौन कौन से केंद्र बिंदु देखे अपनों ने। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश का कितना जो है क्षेत्रफल देखा अपनों ने, 308 252 किलोमीटर स्क्वायर होता है। इसी टाइप से देखा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई मध्य प्रदेश की कितनी। बेसिक अपनों ने आइडियल इसी प्रकार अपनों ने देखा मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा है, इन सभी के ऊपर अब डिस्कस कर। अब यहाँ से आपकी समझने वाली चीजें स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ से? अब आपका टॉपिक आने वाला है मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश के गठन की अगर बात करें, जैसा आपको पता है कि इसके पीछे की एक स्टोरी सुन लो पहले तो, कि जैसा कि आपको पता है कि जैसे अपना इंडिया आजाद हुआ, भारत शासन अधिनियम 1947 से भारत को जो है आजादी मिली।
तो जैसे ही 1947 का अधिनियम आया, उसमें एक प्रावधान कर रखा था कि जो है देशी रियासतों के बारे में, कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग डोमिनियन स्टेट बनेंगे, अलग अलग देश बन जाएंगे जिनका खुद का संविधान होगा। इसी टाइप से जो देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि या तो वे भारत में विलय हो सकते हैं या पाकिस्तान में विलय हो सकते हैं। तो उस टाइप पे पूरे भारत में कुल 565 रियासतें थी। पूरा भारत जो है लगभग 565 जो है भागों में डिवाइड था। बेसिकली उसमें दो जो है प्रावधान थे, एक तो ब्रिटिश अधिपत्य वाले क्षेत्र जिनको ब्रिटिश प्रांत बोला जाता था, और एक छोटी छोटी देशी रियासतें थी। तो पूरे पाकिस्तान और भारत को मिलाकर कुल 565 रियासतें हुआ करती। 565 में से कितनी 552 जो है अपने भारत में मिल गई। इसके लिए जो संविधान सभा ने जो एक अंतरिम सरकार में एक रियासत मंत्रालय का गठन करा था। उसका प्रमुख जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। 2021 में प्रश्न आया था, 2021 या 22 में, कि रियासत मंत्रालय किसको दिया गया था, आया था ना ये प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं बहुत सी बार। तो जो जैसे सरदार पटेल को जो है कौन सा दिया गया, रियासत मंत्रालय दिया गया। उसके बाद जो सरदार पटेल का सहायक एक जो है वीपी मेनन को बनाया गया था। वीपी मेनन और सरदार पटेल के सहयोग से लगभग 552 रियासतों को जो है भारत में मिला है। अब जैसे 549 तो आसानी से मिलेगी, पर 3 रियासतों को मिलाने में जो है थोड़ी दिक्कतें आई। जैसे एक हैदराबाद रियासत, एक जूनागढ़ रियासत और एक जो है कश्मीर रियासत। ये प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि मतलब जो है निम्न में से जो रियासतें दे देगा कि इनको किस किस तरीके से मिलाया गया। इस टाइप से सही जोड़ी मिलानी आ सकती, कूट में प्रश्न दे सकते हैं, यह दे सकते हैं कि हैदराबाद रियासत को जो है निम्न में से किसके द्वारा मिलाया गया। जैसे उसमें ऑप्शन दे देगा कि विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया, ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया, जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए उसमें, तो आपका होना चाहिए ऑपरेशन पोलो, पुलिस कार्यवाही के द्वारा जो है अपनों ने मिलाया था। तो हैदराबाद बेसिकली अगर बात करें अपने जो ये अपना इंडिया हो गया। तो ये यहाँ पे कुछ तेलंगाना राज्य के भी हाल फिलहाल में जो है राजधानी हैदराबाद देखने को मिलती। ठीक है, तो हैदराबाद के जो नवाब हुआ करते हैं, यहाँ पे नवाब का शासन हुआ करता था। तो नवाब बेसिकली क्या जो है, ये पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनके अच्छे खासे मित्र हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि या तो आप पाकिस्तान में मिल जाओ या फिर अपना खुद का जो है अलग देश रखो। तो इनको जो है इन्होंने अपना देश बनाने के लिए जो है स्वयं का जो है स्वायत्त देश बनाने के लिए एग्री कर लिया था। अगर बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में अधिकतर जो है पूरी रियासत में अगर देखोगे उस टाइम पे तो अधिकतर जनसंख्या है जो है हिंदू थी। उसके बाद अगर बात करें तो भारत के लगभग जो है अंदर की ओर पड़ रहा था, तो एक अलग देश भी नहीं बना सकते थे क्योंकि जो है नेशनल सिक्योरिटी इशू हो जाता कि वैसे अपन पाकिस्तान इतना परेशान करके रखा हुआ है, तो अगर यहाँ बीच में बच जाता तो और दिक्कतें आ जाती। तो इस टाइप से, और वहां की जो जनता है वो बेसिकली किस में मिलना चाहती थी, भारत में मिलना चाहती थी। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने खूब प्रयास किए कि कैसे भी इनको कन्विंस करके अपन जो मिला ले, पर नवाब मानने को तैयार नहीं था। इसलिए इन्होंने क्या करा, जो भी लोग वहां आंदोलन चलने लग गए जो भारत के पक्ष में विलय करने, क्योंकि जनता तो वहां तो विलय भारत में करना चाहती थी। तो वहां के नवाब ने क्या करा, अपनी सेना से क्या करा, नागरिकों के ऊपर अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए थे। तो उन्हें अत्याचार के कारण क्या हुआ, जो है भारत सरकार ने अपनी एक पुलिस भेज दी। तो उस पुलिस भेजी, उस जो ऑपरेशन करा, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो था। ऑपरेशन पोलो। तो इसी ऑपरेशन पोलो से किसको मिला है, हैदराबाद को मिला है। इसी टाइप से अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा पड़ता था, जूनागढ़ रियासत। तो जो जूनागढ़ रियासत के जो प्रमुख हुआ करते थे कौन से थे, वो जूनागढ़ रियासत के प्रमुख हुआ करते थे महाबत खां साहब। कौन थे, महाबत खां। तो महाबत खां जो है अपने जो है जूनागढ़ रियासत का विलय कहां करवाना चाहते थे, पाकिस्तान में करवाना चाहते। महाबत खां एक मुस्लिम शासक थे और यहाँ की जो जनता थी अधिकतर कौन सी थी, हिंदू थी। यहाँ की जनता भी किसके विलय के पक्ष में थी, भारत से विलय के पक्ष में थी। इसलिए उन्होंने भी क्या करा, जनमत संग्रह करने की बात करी। पर महाबत खां साहब थे ये अपनी चला रहे थे और जो है पाकिस्तान में अपने विलय करने की बात कर रहे थे। बेसिकली क्या थी, जो महाबत खां साहब थे इनको कुत्ते बड़े प्रिय थे। इसकी कुत्ते वाली स्टोरी सुनी आपने कभी, नहीं सुनी? तो जो महाबत खां साहब थे इनको कुत्ते बड़े प्रिय थे। ऐसे ही मनोरंजन के परिप्रेक्ष्य से सुन लो, इतिहास के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा। तो जैसे ही पता चला कि जो जनमत संग्रह के पक्ष में थे और जो है इन्होंने भी जो है अपनी जो है सेना थी उसके द्वारा अत्याचार करवाने चालू कर दी, तो इधर भी जो है जैसे भी इनको पता चला कि
जैसे हैदराबाद के ऊपर पुलिस कार्रवाई करके अपनों ने हैदराबाद को मिलाया है, तो ऐसा ही जो है भारत सरकार अब जूनागढ़ के ऊपर भी चढ़ाई करने वाली है। तो बेसिकली इन्होंने क्या करा, फटाफट ये अपना बोरिया बिस्तर बांधे और पाकिस्तान भाग गए। तो कुत्ते बड़े प्रिय थे, तो क्या करा इन्होंने कि जब ये अपने चार्टेड में बैठ के जा रहे थे तो सबसे पहले ये बैठे, फिर कुत्तों को बिठाया। अब कुत्ते इतने ज्यादा, लगभग 1000 की संख्या में इनके पास कुत्ते थे। तो जैसे ही कुत्तों को बिठाए, जो प्लेन तो फुल हो गया, अब इनके रानियों की बैठने की जगह ही नहीं बची, तो रानियों को यहीं छोड़ गए वो ना कुत्तों को ले गए। ठीक है, तो इस टाइप की भी अपने यहाँ शासक हुए। तो जैसे यहाँ पे, जैसे ही जूनागढ़ से जो है मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान भग गए, फिर यहाँ की जनता से जो है क्या जनमत संग्रह करवाया भारत सरकार ने, और क्या पाकिस्तान जो है जूनागढ़ से, जो जूनागढ़ का विलय किसमें करवा दिया, भारत में करवा दिया। इसी टाइप से आपको पता होगा जो है कश्मीर का विलय कैसे हुआ, तो कश्मीर का विलय विलय पत्र पर सिग्नेचर करवा के हुआ। ठीक है, इस टाइप से देखा। तो इस टाइप से जो है पूरे रियासतों को एकीकृत करके जो है पूरे भारत को एकीकृत कर लिया गया था। तो अब प्रशासन ऐसे एकीकृत तो कर लिया, प्रशासन चलाना तो कठिन होगा, इसलिए कि अगर प्रशासनिक रूप से जो है भारत को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ए स्टेट के राज्य, बी स्टेट के राज्य, सी स्टेट के राज्य और डी स्टेट के राज्य, ऐसे कुल 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। ये स्टोरी क्यों पढ़ रहे, अब काम क्या आएगी अपनी स्टोरी। ठीक है, कितने भागों में, 4 भागों में, ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट और डी स्टेट में डिवाइड कर लिया। ए स्टेट में कौन से राज्य शामिल थे, ए स्टेट में वो राज्य शामिल थे जो ब्रिटिश शासन के अधीन थे, जिन पे जो पूरा रूप से प्रशासन कौन चला रही थी, ब्रिटिश सरकार चला रही थी। तो वो कौन सा आ जाएंगे, ए स्टेट में आ जाएंगे। ए स्टेट में इसी टाइप से मध्य प्रदेश का एकमात्र राज्य ऐसा है जो अभी हाल फिलहाल में जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का एकमात्र भाग जो है सीपी एंड जो बरार वाला रीजन था, सीपी एंड बरार वाला जो रीजन है वो मध्य प्रदेश में जो है पार्ट ए के अंतर्गत शामिल था। अभी देखेंगे अपन आगे और पढ़ेंगे उसको। इसी टाइप से जो पार्ट बी में जो है बड़ी रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ क्या कर रखी थी, संधियां कर रखी थी, तो वो सभी इसके अंतर्गत शामिल थी, तो पार्ट बी में वो हो जाएगी। इसी टाइप से पार्ट सी की अगर बात करें तो पार्ट सी में जो है, पार्ट बी में मध्य प्रदेश का एकमात्र क्षेत्र मध्य भारत क्षेत्र शामिल था। पार्ट सी में जो है छोटी छोटी रियासतें शामिल थी, जो छोटी रियासतों में बेसिकली क्या, जिन्होंने जो है इन्होंने भी अंग्रेजों के साथ संधियां कर रखी थी, पर ये कंपैरिजन में क्षेत्रफल वाइज जो है पार्ट बी की रियासतों की तुलना में छोटी हुआ करती थी। तो जैसे मध्य प्रदेश में 2 रियासतें इसके अंदर शामिल की गई थी, जैसे भोपाल रियासत वाला रीजन हो जाएगा, एक भाग अपना विंध्य प्रदेश वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, और पार्ट डी में तो एकमात्र अंडमान निकोबार शामिल था, उसमें अंडमान निकोबार के अलावा भारत का कोई भी क्षेत्र शामिल नहीं था। तो इस टाइप से जो पूरे भारत को कितने भागों में डिवाइड कर रखा था, 4 भागों में डिवाइड कर रखा था, ए भाग, बी भाग, सी भाग और डी भाग। मध्य प्रदेश में कौन कौन से भाग थे, भाग ए में, भाग बी और भाग सी। भाग ए में कौन सा था, सीपी एंड बरार, बी में कौन सा था, मध्य भारत क्षेत्र, और सी में 2 थे अपने, कौन से, भोपाल स्टेट और विंध्य प्रदेश था अपना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है आपको इसमें, नहीं है, ठीक है। तो ये अपनों ने देख लिया कि कैसे कैसे पूरी कहानी समझ ली अपनों ने कि एबीसीडी प्रांतों में जो है पूरे भारत को डिवाइड किया था। मध्य प्रदेश के अंतर्गत 3 क्षेत्र शामिल थे। अगर बात करें, अगर मेंस में इस टाइप का प्रश्न आ गया आपसे कि मतलब मध्य प्रदेश की जो है गठन को समझाइए, इस टाइप का प्रश्न आ गया, मान लो 11 नंबर में इस टाइप का प्रश्न आ गया, तो इसको आप ऐसे 4 टुकड़ों में बांट कर डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि मध्य प्रदेश के गठन को हम ऐसे एक इंट्रो बना देना कि मध्य प्रदेश के गठन को हम जो है 4 भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 4 भाग कौन से हो जाएंगे, एक तो 1947 में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी, वो एक पार्ट अपना हो जाएगा। एक हो जाएगा मध्य प्रदेश के गठन वाला जो पार्ट 1956 की स्थिति। एक हो जाएगा जब छत्तीसगढ़ पृथक नहीं हुआ उससे पहले की स्थिति, तो सन 2000 की स्थिति, मतलब छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश में पृथक हुआ तो 3 संभाग और 16 जिले उसमें चले गए थे, तो उसके बाद मध्य प्रदेश की कैसी क्या स्ट्रक्चर बनी थी उसके बारे में आप समझा सकते हो। उसके बाद जो है वर्तमान में क्या मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, कैसे क्या सिचुएशन मध्य प्रदेश में चल रही है, इसके बारे में अपन जो है समझा सकते हैं। तो कैसे अपन 4 पार्ट में मध्य प्रदेश के गठन को पढ़ के, ये आपके मेंस में भी काम दे देगा, और इधर इंटरव्यू, ये अपने इंटरव्यू में भी बन जाते इससे प्रश्न, और इधर प्रीलिम्स में भी काम दे देगा। तो अपने जो है ओवरऑल जो है अपन तीनों जगह काम दे देगा आपका, मेंस, इंटरव्यू और प्री, तीनों जगह। ठीक है, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, अगर बात करें 1947 की स्थिति देख लेते हैं। तो 1947 में अपन देख ही चुके हैं कि कितने भागों में डिवाइड था, तो 4 भागों में डिवाइड था, देख ही चुके अपन। कौन कौन से भाग थे, पार्ट ए मैंने बताइए, पार्ट बी और पार्ट सी में कितने थे,
दो जिले थे। पार्ट ए के अंतर्गत अपने देखा सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला रीजन था। पार्ट बी में कौन सा था, मध्य भारत क्षेत्र। और पार्ट सी में कौन सा था अपना, एक विंध्य प्रदेश था और एक कौन सा था, भोपाल था। अब एक एक करके इन चारों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन हुआ, कैसे मध्य भारत का गठन करा, कैसे विंध्य प्रदेश का गठन हुआ, और कैसे जो है अपना भोपाल स्टेट का गठन हुआ। समझ में तो आ रहा है ना आपको, कोई कहीं दिक्कत, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। हाँ, तो ऐसे कुल जो है 4 पार्टों में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया था। तो एक एक करके अपन इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैप में देखना हो ना तो कैसे टाइप डिवाइड था ऐसे देख सकते हो आप। जैसे तो अगर बात करोगे जो ये वाला जो क्षेत्र था पूरा, कौन सा, ये वाला है ना, ये वाला जो रीजन था पूरा, है ना, ये वाला, इतना मान के ये पूरा किसके अंतर्गत आता, सीपी एंड बरार के अंतर्गत आता था, ठीक है। ये वाला जो रीजन है पूरा किसके अंतर्गत आता था, विंध्य प्रदेश के अंतर्गत। ये अपना भोपाल स्टेट हो जाएगा और ये अपना कौन सा हो जाएगा, मध्य भारत, ठीक है। मैप में देख लिया आपने कैसे कैसे था, एक बार और देख लो आप। जो है सबसे बड़ा एरिया कौन सा नजर आ रहा है आपको इसमें, सीपी एंड बरार वाला नजर आ रहा। देखो यहां से मध्य भारत, मध्य प्रांत इसके अंतर्गत शामिल था, बरार शामिल था, विदर्भ शामिल था, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य और कुछ बघेलखंड का हिस्सा इसके अंदर शामिल था। ये भी पूछ लेगा कि जो है मध्य प्रांत में यहाँ एक और बेसिकली यहाँ इस साइड पे जो है महाकौशल भी शामिल था इसके अंदर, महाकौशल, है ना। तो कौन कौन से क्षेत्र जो है सीपी एंड बरार में शामिल थे, इस टाइप का प्रश्न बन सकता है। इस मैप से आपके क्लियर हो जाए कौन सा, बरार वाला रीजन, विदर्भ वाला रीजन, मध्य प्रांत, दंडकारण्य और छत्तीसगढ़ वाला रीजन और महाकौशल वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल था। इसी टाइप से अगर मध्य भारत क्षेत्र की अगर बात करें अपन, तो मध्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत कौन से शामिल थे, यहाँ पे एक रियासत थी, कौन सी थी, सिंधिया रियासत थी, है ना। यहाँ पे होलकर रियासत, इसके अलावा यहाँ पे एक धार रियासत थी, रतलाम रियासत थी, ऐसी छोटी छोटी रियासतें यहाँ पे हुआ करती, इनसे मिलाकर किसका गठन किया गया था, मध्य भारत का। पूरे मध्य प्रदेश की लगभग कौन सी रियासत हुआ करती थी, भोपाल रियासत हुआ करती थी। तो भोपाल स्टेट का गठन इससे किया गया था। इसी टाइप से अगर बात करें यहाँ पे कौन सा था, तो विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। इस वाली जो बघेलखंड और बुंदेलखंड की कुछ रियासतों को मिलाकर जो किसका गठन किया गया था, विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। अगर बात करें अपन पार्ट वाइज, तो पार्ट ए के ऊपर देख लेते हैं अपन। तो पार्ट ए की अगर बात करें तो पार्ट ए निर्माण के पूर्व किसके नाम से जाना जाता था, केवल सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता। जैसे निर्माण हुआ मध्य प्रदेश का, निर्माण जब फॉर्मेशन हुआ तो पार्ट ए के अंतर्गत हिस्सा शामिल था और इसको किस नाम से जाना जाता था, अपनों ने देख लिया मैप में कौन कौन से एरिया शामिल थे। इसको सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। और सीपी एंड बरार की जो है इसकी स्थापना कैसे हुई ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, 1861 में जो है कुछ क्षेत्र अंग्रेजों ने भोसले बेसिकली अपने यहाँ जो कौन कौन सी रियासत है, ग्वालियर रियासत, सिंधिया रियासत से कुछ क्षेत्र छीना, कुछ क्षेत्र जो है होलकरों से छीन लिया था, संधियों से छीन लिया, युद्ध करके छीन लिया। और कुछ क्षेत्र जो है धार के आसपास जो है, देवास के आसपास, और इसमें भोसले रियासत बेसिकली हुआ करती थी, यहाँ एक महाराष्ट्र में हुआ करती। तो इनसे अटैक करके कुछ क्षेत्र जीत लिया और इन सभी को जो है मिलाकर 1861 के आसपास क्या कर लिया इन्होंने, सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी, सेंट्रल प्रोविंस की। कब करी, 1861 में करी थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर हैदराबाद के निजाम से इनका युद्ध हुआ और हैदराबाद के निजाम से इन्होंने बरार नामक क्षेत्र, जो अभी हालांकि कहाँ पड़ता है, अभी महाराष्ट्र में दे दिया अपनों ने गठन के बाद। तो महाराष्ट्र का जो बरार नामक क्षेत्र है, अभी पहले मध्य प्रदेश में हुआ करता था, अब महाराष्ट्र में चले गया। तो जो बरार नामक क्षेत्र है उन सभी को मिलाकर 1936 में क्या करा, बरार क्षेत्र को सम्मिलित करके क्या नाम कर दिया इसका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जो है जब इसका गठन हुआ था, जब पार्ट वाइज डिवाइड करा था, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में जो है अलग से 15 छोटी छोटी रियासतों को भी और मिला लिया गया था। तो कौन कौन से, सेंट्रल प्रोविंस, बरार और जो है 15 रियासतें ऐसी थी, उन सभी को जो मिलाकर किसका गठन किया गया था, पार्ट ए का गठन किया गया था, ठीक है। ये हो गया, अब गठन हो गया, इसके बाद इसकी एक कैपिटल भी होगी। तो इसकी कैपिटल किसको रखा गया था, नागपुर को रखा गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश का ही क्षेत्र हुआ करता था नागपुर। तो जो पार्ट ए की राजधानी किसको रखा गया था, नागपुर को रखा गया था। ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपकी, पार्ट ए की राजधानी क्या थी,
तो आपका आंसर क्या होना चाहिए उसमें? आपका आंसर होना चाहिए नागपुर। ठीक है, ये देख लिया आप लोगों ने 1861 में सेंट्रल प्रोविंस, 1936 में बरार, राजधानी क्या रखी थी जो है नागपुर। उसके बाद जैसे पार्ट ए का गठन तो हो गया, अब इसका प्रशासन भी चलाना था। तो प्रशासन के लिए क्या करा इन्होंने, जो उस टाइम पे चुनाव वगैरह करवाए थे, विधानसभा ये गठित करी थी, तो उस चुनाव में जो है रविशंकर शुक्ल जो है चुनकर आए थे। तो पार्ट ए के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? रविशंकर शुक्ल बने। और पहले राज्यपाल किसको बनाया गया था? तो कौन बने थे? ई राघवेंद्र राव बने थे। ये प्रश्न, जो रविशंकर शुक्ल है, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर, उसके बाद जब 1950 जो उस टाइम पे जो है गठन के बाद जो है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री किसको कंसिडर किया गया? तो कौन से थे? रविशंकर शुक्ल थे। एमपीपीएससी 2022 में प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस टाइप के प्रश्न। अब ये भी पूछ सकता है कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आ सकता है, अगर डेप्थ अगर जाए वो थोड़ा सा फेक्चुअल में, तो कौन हो जाएंगे अपने? रविशंकर शुक्ल थे। इसी टाइप से पहले राज्यपाल कौन थे? तो क्या होना चाहिए आपका आंसर? ई राघवेंद्र राव थे। ठीक है, पार्ट ए की राजधानी क्या थी? तो आपका आंसर क्या होगा? नागपुर थी। ठीक है, ये देख लिया। निर्माण के पूर्व जो पार्ट ए में कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश, ये पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में जो है पार्ट ए के अंतर्गत शामिल था। ऑप्शन दे देगा, मध्य भारत क्षेत्र, सीपी एंड बरार, भोपाल और विंध्य प्रदेश दे दिया अगर आपको आंसर। तो आपका जो एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अब आपको एक आंसर चूज करना, तो क्या आंसर होगा? पार्ट ए के अंतर्गत एक ही शामिल था, कौन सा? सीपी एंड बरार था। तो ये हो जाएगा अपना। इसी टाइप से अगर बात करें पार्ट बी के अंतर्गत, तो पार्ट बी के अंतर्गत कौन सा था अपनों देखा? मध्य भारत क्षेत्र शामिल था। तो मध्य भारत क्षेत्र का जो है गठन किससे किया गया था? तो मध्य भारत क्षेत्र का जो गठन की अगर बात करें, तो मध्य भारत का क्षेत्र जो है तो जो मध्य भारत क्षेत्र का गठन दो रियासत बड़ी बड़ी देखा था अपनों ने, होलकर रियासत और ग्वालियर रियासत। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में कुछ छोटी रियासतें हुआ करती थी, कुल जो है ऐसी 25 रियासतें और हुआ करती, उन 25 रियासतें, होलकर रियासत, सिंधिया रियासत, इन सभी को मिलाकर कितनी कुल, इसके अलावा 23 और छोटी छोटी रियासतें थी। तो कुल 25 रियासतों को मिलाकर किसका गठन किया गया था? मध्य भारत क्षेत्र का गठन किया गया था। इस मध्य भारत क्षेत्र की जो है अगर बात करें तो कैपिटल क्या रखी गई थी? तो कौन सी? दो कैपिटल रखी गई थी, क्योंकि दो बड़ी बड़ी रियासतें इसके अंतर्गत शामिल थी। कौन सी? एक तो आप देखोगे होलकर रियासत, एक देखोगे सिंधिया रियासत। अब जो है दोनों को खुश करना था इनको, दो दो राजधानियां इसकी, इसे तो कहीं नहीं देखी अपनों ने। इतने पार्ट ए में भी तो कहा एक ही राजधानी थी नागपुर। इसी में अब मन में ख्याल तो आता हुआ कि सर इसी की राजधानियां दो क्यों रखी गई? तो बेसिकली इसके पॉलिटिकल रीजन मान सकते हो आप, कि जो है उस टाइम में दो बड़ी बड़ी रियासत थी, होलकर, ग्वालियर, तो दोनों को खुश रखना था, दोनों को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसीलिए क्या करा इन्होंने? ग्वालियर को 6.5 माह राजधानी कर दिया और 5.5 माह किसको कर दिया? इंदौर को कर दिया। ये प्रश्न पूछ लेंगे आपसे, जो है किस जो है भाग के अंतर्गत दो राजधानियां सम्मिलित थी। तो ये पूछ लेगा कि पार्ट बी की राजधानी क्या थी, कौन कौन सी जो है निम्न में से कौन सी पार्ट बी की राजधानी थी? तो क्या कौन कौन सी थी? ग्वालियर थी और एक कौन सी थी? इंदौर थी। 6.5 माह कौन सी थी? ग्वालियर थी। उसके बाद 5.5 माह कौन सी हो जाएगी अपनी? 5.5 माह हो जाएगी इंदौर हो जाएगी। ठीक है, जब इसके भी चुनाव हुए तो इसके चुनाव में पहले मुख्यमंत्री कौन चुने गए? तो कौन से चुने गए? लीलाधर जोशी चुने गए थे। आ रहा नजर आ रहा? लीलाधर जोशी चुने गए थे। और पहले राज्यपाल कौन चुने गए? तो पहले राज्यपाल तखतमल जैन चुने गए थे। ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि मध्य भारत क्षेत्र में के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो लीलाधर जोशी बने थे। ये वाला जो है ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो इसमें तो क्या ही समझना। पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? लीलाधर जोशी बने थे। पहले राज्यपाल कौन बने थे? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तखतमल जैन बने थे। इसी टाइप से अगर बात करें तो पार्ट सी के अंतर्गत कितने क्षेत्र शामिल थे? तो आप बोलोगे सर पार्ट सी के अंतर्गत 2 क्षेत्र शामिल थे। देखा भी अपनों ने कि पार्ट सी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। एक तो अपना कौन सा विंध्य प्रदेश वाला रीजन हो जाएगा, और एक अपना कौन सा भोपाल शामिल था। अगर बात करें अपना पार्ट सी के अंतर्गत कौन से विंध्य प्रदेश और भोपाल शामिल थे। तो विंध्य प्रदेश का गठन मैंने बताया कि बुंदेलखंड और बघेलखंड की कुछ रियासतों को मिलाकर 1948 में किया गया। ठीक है, 1948 में तो गठन किया गया, पर इसको दर्जा ये मिला, ये प्रश्न पूछ सकते। तो इसको दर्जा मिला 1950 में, 1 जनवरी 1950 को जो है विंध्य प्रदेश को दर्जा मिला था। अगर बात करें इसका जो है कुल
जैसे अपनों ने देखा कि सीपी एंड बरार का जो है गठन 15 रियासतों को मिलाकर किया गया था। इसी टाइप से अपनों ने क्या देखा कि जो मध्य भारत क्षेत्र था उसका गठन जो है कितने रियासतों को मिलाकर किया गया था, तो क्या आंसर था अपना 25 रियासतों को मिलाकर किया गया। तो इसी टाइप से जो है जो अपना कौन सा विंध्य प्रदेश है, विंध्य प्रदेश का गठन 38 रियासतों को मिलाकर किया गया था। वो बघेलखंड और बुंदेलखंड की 38। जब अपन रियासतें पढ़ेंगे ना उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि जो है बुंदेलखंड में बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी, उन सभी उसी टाइप से जो है बघेलखंड में रियासतें उन सभी को मिलाकर किसका गठन किया था, पार्ट सी को। इसको दर्जा कब मिला, तो दर्जा मिला आप बोलोगे सर 1950 को दर्जा मिला। इसकी राजधानी क्या रखी गई थी, तो इसकी अगर बात करें जब इसका गठन हुआ, जब 1948 में इसका गठन करा था, तो उसके लिए एक वर्ष के लिए जो है रीवा जो है बघेलखंड की जो बघेलखंड में एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था नौगांव रियासत। तो उस नौगांव रियासत को एक साल के लिए जो है इसकी राजधानी बनाया गया था, किसकी, पार्ट सी की राजधानी बनाया गया था। ये कहीं नहीं मिलेगा, आप मध्य प्रदेश की कितनी भी बुक देख लोगे वहां ये नहीं मिलेगा आपको कि एक वर्ष के लिए जो है नौगांव को राजधानी बनाया गया था। पर आयोग है अपना ऐसे ही प्रश्न उठा के लाएगा कहीं ना कहीं से, फिर बाद में किताबें वाले ऐड कर देंगे इसको। तो बेसिकली ये याद रखना आपकी प्रारंभ में जो है विंध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाया गया था, नौगांव को बनाया गया। तो कितने वर्ष के लिए बनाया गया था, केवल एक वर्ष के लिए। जैसे ही मध्य प्रदेश जो है विंध्य प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा मिल गया, उस दर्जा मिलते ही जो है मध्य प्रदेश जो विंध्य प्रदेश की राजधानी किसको बना दिया, फिर रीवा रियासत को बना दी। अगर बात करें जैसे इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो शंभुनाथ शुक्ला बने थे। अभी तक कितने डिस्कस कर चुके अपन, 3 मुख्यमंत्री डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले सीपी एंड बरार के कौन बने थे, तो क्या आंसर होना चाहिए आपका, सीपी एंड बरार के रविशंकर शुक्ल बने थे। इसी टाइप से देखा आप लोगों ने कि मध्य भारत क्षेत्र के कौन बने थे, तो कौन बने थे, लीलाधर जोशी बने थे। इसी टाइप से अगर आप देखोगे किसके पार्ट सी की, तो पार्ट सी के कौन बने थे, शंभुनाथ शुक्ल बने थे। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट सी में एक और था, 2 स्टेट शामिल थे। एक तो कौन सा हो गया अपना विंध्य प्रदेश, और एक और कौन सा हो जाएगा अपना भोपाल। तो भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल के विलय में भी मतलब थोड़ी परेशानी आई थी। जो भोपाल रियासत के जो अंतिम नवाब थे कौन थे, हमीदुल्ला खां साहब थे। तो हमीदुल्ला खां साहब जो थे वो अपना जो स्टेट को स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो कैसे भी बहुत मुश्किलों से इनको कन्विंस किया गया। इसके लिए जो है भोपाल में बहुत सारे आंदोलन भी चले, जिसके लिए प्रजामंडल आंदोलन चलाता है। जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तब मध्य प्रदेश की जब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आपको प्रजामंडल इतिहास के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दूंगा। जो प्रजामंडल आंदोलन जो चला अपना, उसी आंदोलन के दबाव में कुछ जो है वीपी मेनन और सरदार पटेल के प्रयासों से अंततः जो है 1 जून 1949 को, कब 1 जून 1949 को जो है किसका विलय करा, भोपाल रियासत का विलय करने को जो है हमीदुल्ला खान साहब राजी हो गए। और 1 जून 1949 को किसका विलय हुआ, भोपाल का विलय मध्य प्रदेश में। ये प्रश्न भी पूछ रखा प्रीवियस ईयर में कि भोपाल का विलय मध्य प्रदेश में कब हुआ। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1 जून 1949 को जो है भोपाल का विलय हुआ। ठीक है, दबाव क्या, प्रजामंडल आंदोलन और सरदार पटेल के दबाव से। इसकी राजधानी क्या बनाया गया था, भोपाल को बनाया गया। और प्रथम मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा बने थे। ठीक है, अब ये सभी कंडीशनें चल रही थी। अब जो है अब ये वाली अव्यवस्था चल रही थी कि कुछ क्षेत्र जैसे पार्ट वाइज तो डिवाइड कर लिया था, पर जैसे आप देखोगे कि सिरोंज नामक क्षेत्र देख लो, तो राजस्थान का कुछ एरिया अपने मध्य प्रदेश में पड़ रहा था। कुछ जो है महाराष्ट्र वाले जो कुछ ऐसे भाषी जिले जैसे महाराष्ट्र के जो है मराठी भाषी जिले मध्य प्रदेश में पड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन चलाने में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही थी। इसी को लेकर जो है बहुत सारे आंदोलन होते गए जो है कुछ लोग भाषा के आधार पर गठन करने की मांग करने लगे। इसी टाइप से जब 1947 के बाद पहली बार जो है एसके धर का आयोग गठित हुआ, तो एसके धर आयोग को इस बात की जांच करनी थी कि क्या जो है राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना चाहिए। तो जो है एसके धर आयोग जो है, एसके धर बेसिकली जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हुआ करते थे, रिटायर्ड न्यायाधीश थे, उनके जो है अध्यक्षता में गठित हुआ था, इसलिए इसको एसके धर आयोग बोल देते हैं। तो जैसे ही एसके धर आयोग गठित हुआ, एसके धर आयोग को जो है अपनी जांच पड़ताल करी, और जांच के बाद उन्होंने जो पाया कि जो है राज्यों का गठन भाषा आधार पर न होकर प्रशासनिक एकता, अखंडता, राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा, इन सभी को मद्देनजर होना चाहिए। तो उन्होंने जो है भाषा आधार पर राज्यों की मांग को ठुकरा दिया। अब जो है इससे उस टाइम के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे अपने, कौन, जवाहरलाल नेहरू वगैरह दूसरे जो राजनेता थे, उन्होंने इस रिपोर्ट को ज्यादा महत्व नहीं दिया। और इन्होंने क्या करा, 1949 आते आते क्या करा, एक और कमेटी का गठन कर दिया।
उस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। बेसिकली उसको जेवीपी कमेटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और पी से पटाभी सीतारामैया उसके जो है हुआ करते थे, सदस्य हुआ करते थे। पटाभी सीतारामैया आगे चलकर जो है मध्य प्रदेश के क्या बने, ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी बने थे, ठीक है, अपने मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बने थे, ठीक है। तो इस टाइप से देखा तो ये तीन उसके इन्होंने भी जांच पड़ताल करी और इन्होंने भी पाया कि भाषा के आधार पर अगर राज्यों का गठन किया गया तो कहीं ना कहीं भारत की एकता और अखंडता के लिए क्या हो सकती, खतरा साबित हो सकती। तो इससे कहीं ना कहीं दक्षिण भारतीय राज्यों में जो भाषा के आधार पर मांग चल रही थी उसको धक्का लगा उन नेताओं को। तो उन्होंने क्या करा, वो उसी में जो है आंध्र प्रदेश राज्य में कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे जिनका नाम था पोट्टी रमालू नाम करके हुआ करते, कांग्रेस के एक बड़े नेता हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या करा कि एक भूख हड़ताल पे बैठ गए और लगभग 56 से 58 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। जैसे उनकी मृत्यु हुई तो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग जो है और तेज पकड़ने लगी, आग की तरफ फैलने लगी, दंगे भड़कने लग गए आंध्र प्रदेश राज्य में। तो सरकार को कहीं ना कहीं जो है आनन फानन में क्या करना पड़ा, आनन फानन में जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। और 1 अक्टूबर 1953 को जो है किसका गठन करा, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करा। कब हुआ आंध्र प्रदेश राज्य का गठन, तो क्या हुआ, आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1 अक्टूबर 1953। ये पूछ लेंगे कि भाषा के आधार पर भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा गठित हुआ। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश राज्य था। कब गठित हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को। जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर हुआ, वैसे ही जो है भारत में और राज्यों में जो है भाषा के आधार पर गठन करने की मांग चलने लग गई। वैसे के मद्देनजर जो है 1953 में ही जो है भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में जो है एक आयोग का गठन किया, ठीक है, जिसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके 2 सदस्य और थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर थे। अभी जो 2021 का जो मेंस हुआ है उसमें 3 मार्कर में प्रश्न आया था पॉलिटी में, हृदयनाथ कुंजरू ऐसा करके दिया हुआ था, उसके बारे में जो है 3 नंबर में लिखना था। तो सबसे पहली लाइन तो यही लिखनी पड़ेगी कि फजल अली जो आयोग था उसके सदस्य हुआ करते थे, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य हुआ, इस टाइप से आप लिख सकते थे उसमें, ठीक है। तो इसलिए क्या एक एक चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आते ही आते प्रश्न ऐसे फैक्चुअल प्रश्न आपके मेंस में भी आ सकते हैं 3 मार्कर में, ठीक है। तो जैसे हृदयनाथ कुंजरू उसके सदस्य थे, एक और सदस्य कौन थे, के.एम. पणिकर अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। जो है कमेटी ने लगभग जो है पूरे भारत का भ्रमण किया, बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, ठीक है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला कि भाषा के आधार पर तो राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है राज्य की जो है राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा होते, पर प्रशासनिक जो है सुदृढ़ता के लिए, प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए जो है राज्यों का गठन होना चाहिए। और उन्होंने जो है फजल अली आयोग ने कितने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात करी। जो ABCD करके जो 4 डिवाइड थे उन सभी को मिलाकर कितने, ये याद रखना, यहां से प्रश्न आ सकता है आपका, कितने, फजल अली आयोग जो था, फजल अली आयोग ने जो है कितने की बनाने की मांग करी थी, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात करी। जैसा कि आपको पता होगा कि नए राज्य बनाना होगा तो ये पावर किसके पास है, संसद के पास है। आर्टिकल 3 में देखेंगे अपन, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो और देख लेंगे। तो आर्टिकल 3 में आप देखो किसके पास पावर है, तो ये संसद के पास पावर है। तो संसद ने क्या करा, जैसे इन्होंने अपनी 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, 30 सितंबर के आसपास इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। तो जैसे ही अपनी रिपोर्ट दी, संसद जो है इसको संसद में रखा गया, काफी डिस्कशन हुआ इस पे, और डिस्कशन के बाद जो है सभी लोगों ने मिलकर एक निष्कर्ष निकाला और राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित करा, जिसका नाम क्या था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था। जैसे इनकी रिपोर्ट थी उस पर डिस्कशन के बाद एक अधिनियम पारित करा 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। उस अधिनियम में प्रावधान किया गया था जो तत्कालीन जो व्यवस्था चल रही है भारत में ABCD करके, उसको क्या करेंगे अपन, समाप्त करेंगे। और उसको समाप्त करने करके जो है कितने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। कितने, इन्होंने कितने राज्य बनाने की बात कही थी, 16 राज्य, और कितने केंद्र शासित बनाने की बात कही थी, फजल अली 3। पर भारत सरकार ने क्या करा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित करा उसमें कितने 14 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए।
ये प्रश्न आया था अभी प्रीवियस ईयर में, कल डिस्कस करा था ना अपनों ने कि ये प्रश्न आया है। 16 कितने ये प्रश्न आया था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने। तो कितने बने थे? 14 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने? 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है, तो इन्हीं 6 केंद्र जो 14 राज्य बने, इसमें जो है अपना मध्य प्रदेश भी हुआ करता था। इस अधिनियम की एक धारा थी, धारा 9। उसी धारा 9 को बेस बनाकर जो है मध्य प्रदेश जो व्यवस्था चल रही थी, ए बी और सी, जो 4 पार्टों में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया था, उन चारों भागों को मिलाकर जो है मध्य प्रदेश का गठन किया गया। अब मध्य प्रदेश के गठन में भी जो है क्या करा इन्होंने, तो कुछ क्षेत्र जो है महाराष्ट्र को ट्रांसफर कर दिए, कुछ क्षेत्र राजस्थान को दे दिए, राजस्थान से कुछ क्षेत्र ले लिया, और क्या करा, पार्ट सी के जो क्षेत्र थे, भोपाल क्षेत्र और विंध्य प्रदेश, उन सभी को जो है किसमें मिला लिया? मध्य प्रदेश में। इस पूरी प्रोसेस को देख लेते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे क्या हुई, कौन से जिले जो है किसको महाराष्ट्र को ट्रांसफर किए गए, कौन से जिले जो है राजस्थान को दिए गए, कौन सा जिला राजस्थान से लिया गया, यहां से प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो देख लेते हैं। ठीक है, फजली आयोग की सिफारिशों के आधार पर क्या हुआ? तो जो फजल अली आयोग थी, इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसकी सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो बने, उसमें मध्य प्रदेश भी था। इसके अंतर्गत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। उसकी कौन सी धारा थी? धारा 9 थी। यहां से भी प्रश्न आ सकता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की कौन सी धारा से मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उसमें दे देगा धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? धारा 9 से हुआ। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 से जो है मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब मध्य प्रदेश का गठन जो है, अगर 5 नंबर में अगर आपसे मेंस में भी आ जाए ना प्रश्न, तो आप इसको इसी तरीके से लिख के आना। ये चार्ट अगर बना के आ गए आप वहां, तो आपको 3 से 3.5 नंबर आराम से मिलेंगे। 2020 में प्रश्न आया था ऐसा कैसा, मैंने उसमें लिखा भी था और अच्छे नंबर मिले होंगे, मैं आशा करता हूँ उसमें। ठीक है, तो उसको जो गठन को आप 2 भागों में बांटकर देख सकते हो। कौन कौन से भाग हो जाएंगे? एक तो वो क्षेत्र हो जाएंगे जिनमें परिवर्तन हुए, और एक वो क्षेत्र हो जाएंगे जिनमें परिवर्तन नहीं हुए। तो परिवर्तन वाले क्षेत्र कौन से हो जाएंगे? पार्ट ए में परिवर्तन हुआ और पार्ट बी में परिवर्तन हुआ। इसी टाइप से पार्ट सी में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, इससे पहले अपन बात भी कर चुके हैं इस पे। तो पार्ट सी में कौन से क्षेत्र शामिल थे? 2 क्षेत्र शामिल थे। कौन कौन से? पार्ट सी के अंतर्गत भोपाल रियासत और विंध्य प्रदेश शामिल हुआ करता था। तो अगर बात करें पार्ट जो है पार्ट बी में कौन कौन से थे? एक सीपी एंड बराड़ था और एक कौन सा था? मध्य भारत क्षेत्र था। ठीक है, तो पार्ट ए जो था अपना सीपी एंड बराड़ कहाँ था? वो अपनों ने देखा भी था वो मैप में कि जैसे ये मध्य प्रदेश है ना, ये उस टाइम का मध्य प्रदेश कुछ ऐसा हुआ करता था। तो ये वाला जो रीजन था, ये सीपी एंड बराड़ वाला रीजन था। ये वाला कुछ क्षेत्र और शामिल था, सीपी एंड बराड़ वाला रीजन था। ये वाला रीजन अपनों ने क्या देखा था? मध्य भारत वाला रीजन था। तो इन दोनों में चेंजेस हुए, और ये जो है कौन सा? भोपाल रियासत वाला रीजन और जो है पार्ट सी वाला रीजन, ये दोनों इनको ऐसा कैसा मिला लिया गया। तो अगर बात करें सीपी एंड बराड़ वाले रीजन में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो सीपी एंड बराड़ के जो यहाँ वाले जो है जो 8 जिले हैं, जो क्या करते थे? मराठी भाषी जिले थे। उन मराठी भाषी जिलों को किसको ट्रांसफर कर दिया गया? उन मराठी भाषी जिलों को महाराष्ट्र को दे दिया गया। कितने जिले दिए गए? 8 जिले दिए गए। कौन कौन से थे? तो ऐसे याद रख सकते हो आप। इसको याद रखने का एक तरीका है, ऐसे तो आपको याद नहीं रहेंगे। कौन कौन से थे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद में याद करने का तरीका बता देता हूँ। तो कौन कौन से थे? अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, भंडारा, ठीक है, चांदा, नागपुर, वर्धा और यवतमाल। ठीक है, कितने जिले? 8 हो गए। कौन कौन से थे? 1-2 बार बोलोगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे। अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, भंडारा, चांदा, ठीक है, उसके बाद नागपुर, उसके बाद कौन सा? वर्धा और यवतमाल। एक बार और देख लेते। अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, चांदा, नागपुर, फिर वर्धा, फिर यवतमाल। ऐसे याद कर लेना आप। तो कितने ए है? 2 ए है। अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, भंडारा, ठीक है, फिर सी चांदा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? नागपुर, वर्धा और क्या आ जाएगा? यवतमाल। तो ऐसे 2-4 बार ऐसे लिख के आप देखोगे ना, याद हो जाएंगे। जैसे कितने ए है? 2 है।
अकोला अमरावती। बी कितने है? 2 है, भंडारा और कौन सा? भंडारा और बुल्ढाना। सी से कौन सा हो जाएगा? चांदा हो जाएगा। एन से कौन सा हो जाएगा? नागपुर। सीपी एंड बरार की राजधानी क्या थी? नागपुर थी, इससे ये भी याद हो जाएगा। वी से कौन सा हो जाएगा? वर्धा। और वाई से कौन सा हो जाएगा? यवतमाल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप जैसे एक दो बार लिखोगे ना इसको, एक दो बार लिख के ऐसे फुल फॉर्म भी अगर आप इसको देख लोगे लिख लिख के, तो आपको याद हो जाएंगे। तो कितने जिले महाराष्ट्र को ट्रांसफर कर दिए गए? तो आपका आंसर क्या होगा सर? 8 जिले जो है महाराष्ट्र को दे दिए गए। ठीक है, और पार्ट बी जो था, पार्ट बी में जो क्या अपनाया अपने? लेन देन की प्रक्रिया अपनाई। कुछ क्षेत्र तो अपनों ने राजस्थान को दे दिया और कुछ क्षेत्र जो अपनों ने राजस्थान से ले लिया। तो कौन कौन से क्षेत्र थे जो पहले देख लेते, कौन सा क्षेत्र राजस्थान को दे दिया? तो राजस्थान को जो है सुनेल टप्पा क्षेत्र अपनों ने, राजस्थान अपने ही पड़ता ना सुनेल, तो राजस्थान में आता। सुनेल टप्पा क्षेत्र किसको दे दिया? राजस्थान को। ये क्षेत्र कहाँ आता था? मंदसौर जिले के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र हुआ करता था। मंदसौर के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र हुआ करता। तो मंदसौर जिले का जो है सुनेल टप्पा जो था, वो रीजन अपनों ने किसको दे दिया? राजस्थान को दे दिया। और राजस्थान से कौन सा क्षेत्र लिया अपनों ने? राजस्थान से लिया अपनों ने सिरोंज। सिरोंज बेसिकली कहा? विदिशा की भी वर्तमान में राजधानी हुआ करती थी। अब मन में आता है कि सर मध्य प्रदेश के बीच में कैसे आ गया सिरोंज? तो यही तो अव्यवस्था थी, इसी को ठीक करने के लिए तो गठन किया गया। बेसिकली जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी रियासतें हुआ करती थी, तो पहले ऐसे दहेज में ही दे देते कि ये वाला क्षेत्र हमने दहेज में दे दिया, पुरस्कार में दे दिया। तो इस टाइप पे वहां कोटा राज्य के आसपास एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसको टोंक राज्य कहा जाता है। उस टोंक राज्य का जो है यहाँ पे शासन हुआ करता है। उसके बाद जैसे ही रियासतों का विलय हुआ, ये क्षेत्र राजस्थान के अंतर्गत चले गया था। तो जो है राजस्थान के से लेन देन की प्रक्रिया में अपनों ने सिरोंज लिया और उसके बदले में क्या दे दिया उसको? सुनेल टप्पा दे दिया। ये सिरोंज को फिर क्या शामिल किया? विदिशा की एक तहसील बना दिया गया। ठीक है, तो ये राजस्थान से लिया गया और राजस्थान को दिया गया। तो ये इसमें कुल चल रहे थे। और पार्ट बी और जो है पार्ट बी में क्या परिवर्तन, ये देख लिया। पार्ट ए वाला देख लिया। पार्ट सी में जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ, भोपाल और विंध्य प्रदेश को ऐसा के ऐसा मिला लिया गया था। तो ये देख लिया। इसमें कहाँ दिक्कत है वो तो बताओ आप मेरे को, कहीं से कहीं तक दिक्कत हो। ये भी देख लिया तरीका का कैसे क्या लिखना है। इसको क्या करना आपकी, जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लिखना। ए का फुल फॉर्म लिख दिया, फिर ए का लिख दिया, ऐसे 4 से 5 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे। क्योंकि याद हो जाएंगे तो बढ़िया रहेंगे। क्योंकि अगर ऑप्शन में दे दिया कि निम्न में से कौन सा जिला जो है महाराष्ट्र को ट्रांसफर नहीं किया गया, तो उसमें अगर आपको याद होंगे तो सही आंसर क्लिक हो जाएगा, अगर याद नहीं होंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, जब मध्य प्रदेश का 1956 में गठन हुआ तब मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? कुल 43 जिले। और कितने संभाग थे? 7 संभाग थे। बहुत सारी किताबें जो है कितने 8 संभाग लिखते हैं, पर अगर आप जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे मध्य प्रदेश सरकार की, तो वहां आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में 1956 में कितने संभाग बने थे? 7 ही बने थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कितने संभाग बने जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ? ABCD प्रांतों को मिलाकर कुछ क्षेत्र दिया, कुछ क्षेत्र लिया, इन सभी फेरबदल करने के बावजूद जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? 43 जिले और 7 संभाग हुआ करते थे। और जो है तत्कालीन मध्य प्रदेश जब गठित हुआ 1926 को, मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाया गया? भोपाल को बनाया गया। भोपाल की जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? शंकर दयाल शर्मा बने थे। इसी टाइप से जो है शंभुनाथ शुक्ल, रविशंकर शुक्ल, तो ये सभी जो है अपने अपने क्षेत्र को जो है क्या बनाना चाहते थे? राजधानी बनाना चाहते थे। जैसे रविशंकर शुक्ल बेसिकली जो है जबलपुर के पक्ष में हुआ करते थे कि जबलपुर को राजधानी कंसिडर किया जाए। जब फजल अली आयोग जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी जब गठन करने की, तो फजल अली आयोग ने भी जो है मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की बात कही थी जबलपुर को। क्या बोला था फजल अली आयोग ने? कि जो है प्रशासनिक सुदृढ़ता एकता की दृष्टि से, क्योंकि उस टाइम पे छत्तीसगढ़ भी हुआ करता था, जैसा उस टाइम पे जो है मध्य प्रदेश का नक्शा कैसा हुआ करता था अगर आप देखोगे इस टाइप का जो कुछ नक्शा हुआ करता, तो ये जबलपुर अपना यहाँ पड़ता है, भोपाल यहाँ पड़ता है। तो उस टाइम पे अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या कहा था कि जबलपुर लगभग बीच के आसपास पड़ रहा है, इसलिए फजल अली आयोग ने जो है जबलपुर को जो है फजल अली आयोग ने जबलपुर को कैपिटल बनाने की बात कही थी। इसी प्रकार अगर बात करें जो शंकर दयाल शर्मा है वो चाहते थे कि भोपाल राजधानी बने। इसी टाइप से अगर बात करें रविशंकर शुक्ल चाहते थे कि जबलपुर राजधानी बने। तो इन सभी के जो है राज्य के पुनर्गठन में जो है गठन में मद्देनजर अड़चन न मानते हुए जो है रविशंकर शुक्ल बाद में वो भी राजी हो गए और कैसे न कैसे करके अपनी भोपाल को कैपिटल बनाया गया। क्या कौन सी कैपिटल बनी थी?
भोपाल बनी, अभी भी भोपाल ही है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब भोपाल राजधानी बना, तो उस टाइम पे भोपाल जो है जिला नहीं हुआ करता था, क्या हुआ करते थे, एक तहसील हुआ करती थी। कौन से जिले की तहसील हुआ करती थी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। तो जब भोपाल का जब गठन हुआ तब वो थी सीहोर की एक तहसील थी, ठीक है। तो इस टाइप से अपनों ने 1956 की स्थिति के ऊपर डिस्कस कर लिया कि कैसे क्या परिवर्तन हुए। कितने जिले बने, 43 जिले, 7 संभाग थे, भोपाल को राजधानी बनाएंगे। अब 7 संभाग में मध्य जो है कौन कौन से संभाग थे, ये प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा संभाग जो है मध्य प्रदेश के गठन के समय अस्तित्व में नहीं था, इस टाइप से प्रश्न आ सकते हैं, या कौन सा था इनमें से। तो कितने संभाग थे, 7 संभाग थे। 7 संभाग में मध्य प्रदेश में कितने थे, 7 थे। कौन कौन से थे, बात करोगे 4 तो महानगर थे, अभी भी ये ऐसे याद रखो, इंदौर था, एक ग्वालियर याद था, एक हो जाएगा अपना भोपाल और एक हो जाएगा जबलपुर, 4 तो आपको याद हो गए, ठीक है। एक अपना कौन सा हो जाएगा, रीवा, कितने हो गए, 5 हो गए, और 2 हो गए छत्तीसगढ़ वाले। कौन कौन से थे छत्तीसगढ़ का, एक तो था बिलासपुर, एक कौन सा था, रायपुर। तो कितने हो गए, 7 हो गए। कौन कौन से थे, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, जबलपुर, रीवा, फिर बिलासपुर और फिर रायपुर आ जाएगा। कितने थे, 7 थे। याद भी हो गया आपको कौन कौन से थे, इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, फिर उसके बाद जबलपुर, फिर रीवा हो गया, ग्वालियर हो गया, उसके बाद कौन सा अपना बिलासपुर हो गया और रायपुर हो गया। कितने जिले थे, 43 जिले थे, ठीक है। संभाग कितने थे, 7 थे। भोपाल किसकी जो है तहसील हुआ करती थी, तो किसकी हुआ करती थी, सीहोर जिले की। फजल अली आयोग ने किसको जो है अपनी मध्य प्रदेश की कैपिटल बनाने की बात कही थी, तो किसको गई थी, जबलपुर को गई थी। और फिर बाद में जो है शंकर दयाल शर्मा और इन सभी नेताओं ने किसको बनाया, भोपाल को बनाया। जवाहरलाल नेहरू भी इसी पक्ष में थे कि भोपाल कैपिटल बन जाए, इसीलिए बेसिकली जवाहरलाल नेहरू ने भी भोपाल को बनाने की बात कही थी। तो इस प्रकार अपनों ने देख लिया। अब देखते हैं जैसे कि कुछ उस टाइम की जो पॉलिटिकल चीजें देख लेते कि क्या चली। जैसे ही प्रांतों का गठन हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे तो चुनाव संभव नहीं हुए थे। तो जैसे ही गठन हुआ उस टाइम पे मध्य प्रदेश की जो है 4 स्टेट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो इन सभी की अपनी अपनी विधानसभा हुआ करती थी। इन सभी विधानसभाओं में जो है अलग अलग विधायक चुन के आया करते थे। उस टाइम पे कुल जो है चारों की अगर आप मिलाओगे सदस्य संख्या, अगर चारों विधानसभाओं की, तो कुछ 339 के आसपास जो है चारों विधानसभा। 4 विधानसभा कौन कौन सी, ये क्लियर है ना, कौन कौन सी। जैसे पार्ट में डिवाइड था अपना, पार्ट ए में सीपी एंड बराल वाला रीजन, मध्य भारत क्षेत्र, ठीक है, विंध्य प्रदेश, भोपाल। तो जैसे ही इनका पार्ट वाइज गठन किया ना, तो इनका प्रशासन चलाने के लिए अपनों ने देखा कि मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, तो मुख्यमंत्री कैसे चुने, वहां विधानसभा होगी तभी मुख्यमंत्री चुने होंगे। तो वहां की जो विधानसभा सभी विधायकों का अगर अपन कंक्लूजन निकाले ना, सभी को जोड़े, तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश की कुल जो है विधानसभा सदस्य संख्या कितनी हुआ करती थी, 339 हुआ करती थी। कैसे कि जैसे सीपी एंड बरार की कितने 150 विधायक, मध्य भारत के कितने 99, भोपाल के 30 और विंध्य प्रदेश के 60। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर क्या हुआ, 339 थी। 339 में सबसे ज्यादा कहां से आते थे, तो कौन सा आएगा, सीपी एंड बरार वाले रीजन आएगा। यहां से थोड़ा डेप्थ में अगर चले गया हो अपना आयोग, तो यहां से प्रश्न आ सकते हैं आपको। ये किताबों में बेसिकली आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सारी किताबों ये डाटा। तो सीपी एंड बरार के कितने थे, 150, मध्य भारत से कितने थे 99, भोपाल से 30 और विंध्य प्रदेश से कितने थे 60 थे। इसी टाइप से जो है ये थे। अगर बात करें उस टाइम पे अपनों ने देखा कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, रविशंकर शुक्ल थे। तो आप अगर बेसिकली आपको थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स के बारे में पता हुआ, तो जो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो राज्यपाल को शपथ दिलानी पड़ेगी, तभी मुख्यमंत्री शपथ लेगा। तो उस टाइम पे जो है मध्य प्रदेश के जो है कौन थे, मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट थी उसके जो है कौन थे, न्यायाधीश हुआ करते थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो हिदायतुल्लाह ने क्या करा, हिदायतुल्लाह ने जो है पटाभी सीतारामैया को शपथ दिलाई, ठीक है। और पटाभी सीतारामैया ने किसको शपथ दिलाई, रविशंकर शुक्ल को शपथ दिलाई। जब चारों का जब मिक्सचर किया गया, जब मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा गठित हुई, इस विधानसभा ने अपनी पहली बैठक क्या करी थी, नागपुर में करी थी। नागपुर जो विधानसभा थी वहां पर, नागपुर किसकी कैपिटल थी, सीपी एंड बरार की थी, सबसे बड़ा रीजन था। तो वहां का विधानसभा भवन भी बड़ा ही होगा, तो इसलिए सभी लोगों ने बैठकर वहां की
तो वहां जैसे ही बैठक करी इन्होंने सबने जो है एक मत होकर रविशंकर शुक्ल को जो है मुख्यमंत्री कंसिडर किया कि रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। इनको पहली बार शपथ किसने दिलाई? तो पटाभी सीतारामैया ने दिलाई। पटाभी सीतारामैया जो है मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी बने। जैसे इस मुख्यमंत्री का पूछ लिया, अब आगे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, तो आपका आंसर क्या होगा? पटाभी सीतारामैया होगा। ठीक है, इनको जो है शपथ किसने दिलाई? पटाभी सीतारामैया को तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने दिलाई थी। ठीक है, हिदायतुल्लाह ने। ठीक है, तत्कालीन विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? तो 339 थी। 339 में सबसे ज्यादा कहां से विधायक आते थे? तो आपका आंसर क्या होगा? सीपीएन बराड़ से। और कितने आते थे? 150 के आसपास आते थे। जब इन्होंने नागपुर जो है में बैठक करी तो प्रथम विधानसभा की बैठक कहाँ हुई? तो आपका आंसर क्या होगा? विधानसभा की प्रथम बैठक पुनर्गठन के जस्ट बाद मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा की बैठक कहाँ हुई? तो आपका आंसर क्या होगा? सर नागपुर में हुई थी। ठीक है, अगर बात करें जो पहली बैठक हुई ना, इसको अंतरिम विधानसभा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है वापस पुनर्गठन किया गया, वापस चुनाव हुए, तो इसलिए इसको सभा विधानसभा भी बोला जाता है। प्रश्न ऐसे आएगा आपसे, मध्य प्रदेश पुनर्गठन के बाद अंतरिम विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? ऑप्शन दे देगा 339, दे देगा 300, 350 दे देगा, या दे दिया 450 दे दिया। तो आपका आंसर क्या होगा उसमें? 339 आंसर होगा। ठीक है, जैसे पुनर्गठन हुआ ये अंतरिम विधानसभा, उसके बाद जो है पूरा मध्य प्रदेश में सीटों का वापस क्या हुआ? परिसीमन किया गया और सभी किया, और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश की कुल सीटों की संख्या कितनी कर दी? कुल विधानसभा क्षेत्र 218 विधानसभा क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा गया था। पर जो है आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग विधायक चुन के आता है, शहरी क्षेत्र के लिए अलग विधायक चुन, जैसे रतलाम हो गया, इंदौर हो गया। जैसे इंदौर में इंदौर शहर के लिए अलग विधायक और इंदौर ग्रामीण के लिए अलग विधायक है। ठीक है, इस टाइप से। तो जो है ऐसे ही जो लगभग 70 ऐसे क्षेत्र है जहां से 2 सदस्य चुन के आए, ग्रामीण से अलग, शहरी से अलग। तो अगर ओवरऑल जो जितने भी विधायक चुन के अगर उनकी सदस्य संख्या देखोगे तो कितनी हो जाएगी? 288 सदस्य संख्या थी। कितनी? 288। तो अगर बात करें, ये पूछ लेगा आपसे कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा थी, तो मध्य प्रदेश की जो पहली विधानसभा थी कौन सी? पुनर्गठन के बाद जो चुनाव हुए, तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश की सदस्य संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर क्या होगा? उस टाइम पे मध्य प्रदेश की 288 विधानसभा सदस्य संख्या थी। कितनी थी? 288। तो ये 288 चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक मध्य प्रदेश का वापस पुनर्गठन नहीं हो जाता छत्तीसगढ़ का, तब तक 288 रहेगी। कितनी है? 288। ठीक है, इसके बाद जो है जैसे ही चुनाव हुए 288 विधायक चुन के आए, इसके बाद इन्होंने अपनी बैठक करी। अब जैसे कैपिटल कौन सी बन गई थी? भोपाल बन गई थी। तो अब बैठक कहाँ होगी? अब बैठक होगी आपकी भोपाल में होगी। ठीक है, अंतरिम बैठक कहाँ हुई थी? अंतरिम विधानसभा की नागपुर में हुई थी। ठीक है, पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन के बाद 1957 में चुनाव हुए, चुनाव के बाद 288 सदस्य चुन के आए, और 288 सदस्यों ने अपनी बैठक कहाँ करी? तो आपकी बैठक होगी भोपाल में होगी। और भोपाल में जिस हाल में इन्होंने अपनी बैठक करी, उस हाल को किस नाम से जाना जाता है? मिंटो हाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मिंटो हाल के नाम से जाना जाता है। और इसी मिंटो हाल में जो क्या हुआ, इसी मिंटो हाल में जो है विधायकों को शपथ भी दिलाएगी, उनके पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो उन्हें पद और गोपनीयता की जो है शपथ दिलाएगी। ठीक है, इस टाइप से। और जो है नवगठित विधानसभा थी, उसमें लोकसभा की कितनी सीटें थी? तो कितनी थी? 27 सीटें थी। कितनी थी? 1957 में ये पूछ लेगा 1957 में मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें थी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश में उस टाइम पे लोकसभा की जो है 27 सीटें थी। अभी कितनी सीटें लोकसभा की मध्य प्रदेश में? 29 है ना, 29 है। तो उस टाइम पे कितनी नवगठित मध्य प्रदेश की कुल लोकसभा सीटें? 27 थी। इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत हो तो बताओ आप, कहीं कोई ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आ रहा हो आपको? देखो, पढ़ो इसको। 16 अक्टूबर 1956 को चारों कांग्रेसी कांग्रेसी राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम पे एक ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस। तो विधायक भी किसके चुने आए? कांग्रेस के। सरकार भी किसकी थी? कांग्रेस की थी। तो कांग्रेसी जो चारों राज्यों के विधायकों की संयुक्त बैठक हुई, कहाँ हुई? नागपुर विधानसभा भवन में हुई है। देखो इधर है। उस नागपुर विधानसभा बैठक हुई, तो विधायकों की बैठक होगी तो कोई तो अध्यक्षता करेगा ना। तो उस टाइम पे अध्यक्षता किसने करी? तो कुंजीलाल दुबे ने करी थी। ये हो गया अपना। ठीक है, कुंजीलाल दुबे ने जो है अध्यक्षता करी। उसके बाद नए राज्यपाल कौन चुने गए, ये देखा आप लोगों ने। तो नए राज्यपाल कौन थे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल?
तो अब पटाभी सीतारामैया थे, इनको शपथ किसने दिलाई? तो हिदायत मोहम्मद हिदायत उल्लाह ने दिलाई। ये सही करवा दूंगा। शपथ की अगर बात करें, फिर पटाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल को शपथ दिलाई। इसी टाइप से तत्कालीन विधानसभा की सदस्य संख्या की अगर बात करेंगे तो तत्कालीन विधानसभा की सदस्य संख्या 339 हुआ करती थी। 339 में सबसे ज्यादा विधायक कहाँ चुन के आते थे? तो सीपीएन बराड़ से आते थे। कितने थे? 150 के आसपास। और सबसे कम कहां से चुन के आते थे? भोपाल से आते थे, 30। इसी टाइप से अगर बात करोगे पार्ट बी से, जो मध्य भारत क्षेत्र था वहां से 99 विधायक और विंध्य प्रदेश से 60 विधायक चुन के आते थे। ये जो बैठक हुई, ये इस बैठक को किस नाम से जाना जाता है? अंतरिम बैठक या अंतरिम विधानसभा के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद पुनर्गठित मध्य प्रदेश के चारों राज्यों को संयुक्त करके एक नई विधानसभा का गठन हुआ। अगर बात करें तत्कालीन विधानसभा की, अगर बात करें उसकी सदस्य संख्या 218 ही थी, पर 70 ऐसे क्षेत्र थे जहां से ग्रामीण क्षेत्र से अलग विधायक चुन के आए और शहरी क्षेत्र से अलग आया। तो इस टाइप से 70 क्षेत्रों से दो विधायक चुन के आए। तो तत्कालीन मध्य प्रदेश की विधानसभाओं की सदस्य संख्या कितनी हो गई? 288 हो गई। इन 288 सदस्यों की जो है पहली बैठक कहाँ हुई? तो जो मध्य प्रदेश विधानसभा जो प्रथम गठित हुई, उसमें जो उसकी पहली बैठक कहाँ हुई? तो पहली बैठक जो है मिंटो हॉल भोपाल में हुई थी। वहीं इनका शपथ ग्रहण समारोह भी रखा गया था। ठीक है। उसके बाद कब हुई थी? डेट पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो क्या होना चाहिए आंसर आपका? 17 दिसंबर 1957 के दिन पहली बैठक हुई थी। ठीक है। उस टाइम अगर बात करें, उस टाइम पे मध्य प्रदेश की विधानसभा की कुल जो है सदस्य संख्या कितनी, तो क्या आपका आंसर होना चाहिए? 288 होना चाहिए। ठीक है। मध्य प्रदेश में उस टाइम पे लोकसभा संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? उस टाइम पे मध्य प्रदेश में लोकसभा की सदस्य संख्या हुआ करती थी 200 जो है लगभग 27 हुआ करती थी। सॉरी, 200 नहीं, 27 हुआ करती थी। और वर्तमान में कितनी है? 29 है। डिफरेंस कितना है? 2 सीटों का डिफरेंस। ठीक है। कैसे आया? क्योंकि बाद में ऐसे परिसीमन होता रहता है। अभी भी आप देखोगे 2026 में जब परिसीमन हुआ ना, तब भी ये संख्या चेंज होने वाली संख्या और बढ़ेगी। तो नवगठित मध्य प्रदेश में कुल 27 लोकसभा सीटें थी। तो ये अपनों ने देख लिया कि कैसे क्या गठन हुआ। तो क्या क्या अपन देख चुके हैं? 1947 की 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ने वाले थे अपन। 1947 की स्थिति, 1956 की स्थिति। 1947 वाली देख ली अपनों ने कैसे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइड था। उसके बाद 1956 में फजल अली आयोग का देखा अपनों ने कि फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर कैसे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ये सभी चर्चा करते हुए अपन आगे बढ़ते चले। इस बात फिर अपनों ने पूरा समझ लिया कि कैसे क्या मध्य प्रदेश का गठन हुआ, कैसे लेन देन की प्रक्रिया अपनाई, कैसे कुछ क्षेत्र मध्य जो महाराष्ट्र को ट्रांसफर किया, कैसे कुछ क्षेत्र को जो है पूरा किसमें मिला लिया गया? इसमें मिला लिया गया मध्य प्रदेश में पार्ट सी के। तो इस टाइप से अपनों ने पूरा डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे देखते हैं अपन 1956 से 2000 के बीच की स्थिति कि 1956 से 2000 के बीच में कौन कौन से नए जिले गठित हुए, मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो अब डेट आती है 1972 की। कौन सी आती है? 1972 की। तो अगर बात करें 1972 की, तो 1972 में मध्य प्रदेश में कितने जिले बने? 1972 में मध्य प्रदेश में लगभग जो है 2 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से बने? मध्य प्रदेश में जो है 2 नए जिले बने। एक था अपना राजनंदगांव, जो अभी हाल फिलहाल में कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय क्या था? भोपाल एक हुआ करता थी, सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, ये अपनों ने देखा। पर 1972 में भोपाल को क्या बना दिया गया? एक जिला बना दिया गया। तो इसकी भी 2 डेटे मिलते, कहीं के 13 सितंबर देखने को मिलता है और कहीं 2 अक्टूबर देखने को मिलता है। तो आपको जब कोई भी जिले का गठन होता है ना, तो सबसे पहले उसकी अधिसूचना जारी होती है कि इस जिले का गठन किया जा रहा है, ये तहसील इसके अंदर शामिल होगी। और गठन बेसिकली तब होता है जब उस जिले का नाम पूरा गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। वहां पे जो है कलेक्टर और एसपी की नियुक्ति कर दी जाती है, तब उसका जिले का गठन मान लिया जाता है। तो अगर ऑप्शन प्रश्न आए कि भोपाल जिले का गठन कब हुआ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2 अक्टूबर 1972 को जो है भोपाल का गठन हुआ। ये आपका आंसर होना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने 2 अक्टूबर 1972 को क्या हुआ? 2 अक्टूबर 1972 को जो है भोपाल का गठन हो गया। ठीक है। इस पहले भोपाल क्या हुआ करते थे? सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। इसी टाइप से 26 जनवरी 1970 ये भी 2 ही है, 72 को राजनंदगांव का गठन हुआ। राजनंद जो है गांव जो है छत्तीसगढ़ का एक जिला था, दुर्ग, उससे पृथक करके किया गया। ये अपने काम का इतना ज्यादा नहीं है, बस ये याद रख लो राजनंदगांव का किया गया। फिर अगर बात करें, फिर 1983 में इन्हीं जिलों के गठन के लिए एक समिति गठित हुई थी। ठीक है, जिसका नाम क्या था? बीपी दुबे कमेटी। 1983 की बात है।
कब की बात है? 1983 में एक समिति गठित हुई जिसका नाम क्या था? बीपी दुबे समिति। इस बीपी दुबे समिति ने क्या करा? इस बीपी दुबे समिति ने जो है लगभग 10 जिले बनाने की बात कही गई थी, पर कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हुए कि इनकी जो है, जो इन समिति ने जो रिपोर्ट दी उस पर कोई अमल नहीं किया गया। फिर इरा आता अपना 1998 का। आपको पता होगा कि जब जब चुनाव होते तब तब नए डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। तब 1998 में चुनाव थे, तो 1998 में कौन सा मंथ था? अपना मई का मंथ था। किसकी सरकार थी? दिग्विजय सिंह की सरकार थी, क्योंकि चुनाव के बाद दिग्विजय सिंह बने, तो दिग्विजय सिंह की सरकार थी। दिग्विजय सिंह की सरकार ने क्या करा? मध्य प्रदेश में जो है 10 नए जिलों का गठन करा। कौन सी समिति थी? बीपी दुबे समिति। कब गठित हुई थी वो बीपी दुबे समिति? 1983 में। ठीक है, बीपी दुबे समिति की सिफारिशों के आधार पर कब गठन करा? तो मई 1998 को गठन करा। 10 नए जिलों का गठन करा। 10 नए जिलों में से कुछ 6 जिले जो छत्तीसगढ़ में चले गए। जो क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चले गए वो अपने काम के हैं? बिल्कुल नहीं, उनको याद करने की जरूरत ही नहीं, फालतू बर्डन। अपन 1998 में ऐसे जिलों को याद करेंगे जो है मध्य प्रदेश में जो है क्या हुआ है, अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में शामिल है। तो ऐसे कितने? 4 जिले जो है मध्य प्रदेश में शामिल है। कौन से? बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। कितने? 4 जिले। देखो अब यहाँ लिखा कितने? 10 में से 4 जिले मध्य प्रदेश में शामिल हुए, जिसमें से बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी शामिल था। कौन सा? बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। पूछ लेगा आपसे 1998 में गठित हुए जिलों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? ऑप्शन दे दिया बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और नीमच दे दिया। नीमच तो 1998 में गठित हुआ। ये प्रश्न दे दिया मई 1998 में गठित जिलों में से। जैसे अपने को पता हो 1998 में नीमच भी गठित हुआ, पर वो जुलाई में होगा। तो मई 1998 में गठित जिलों में कौन सा शामिल नहीं था? या यूं पूछ लेगा कि बीपी दुबे समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर गठित जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं था? ऑप्शन दे दिया आपने बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और एक और दे दिया नीमच। तो आपका जो है कौन सा, जो आंसर क्या हो जाएगा उसका? नीमच आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो कमेटी ने कौन कौन से जिलों की रिकमेंडेशन दी, कौन से जिले बने, ये भी आपको याद रखना है। अब दिग्विजय सिंह जी यहाँ भी नहीं मानने वाले थे। उन्होंने जो 1998 में एक और समिति गठित कर दी, उसका नाम क्या था? सिंहदेव कमेटी की। और सिंहदेव कमेटी ने रिकमेंडेशन के आधार पर कितने? 6 नए जिले और बनाने की बात कर दी। तो इन 6 नए जिलों में मध्य प्रदेश में कितने? 3 नए जिले और बने, जो है जुलाई 1998 की बात है। कब बने? जुलाई 1998 में। ये जून में रिकमेंडेशन दी और जो है जुलाई में गठित हुए। कौन सी समिति थी? तो सिंहदेव कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर बने। ठीक है, कौन से जिले बने? हरदा, उमरिया और अपना नीमच बना। अपन देख ही चुके अभी क्वेश्चन में, जैसे मैंने डिस्कस करवाया। कब बनाए? जुलाई 1998 में। जून नहीं, जुलाई 1998 में बना था। जून में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, उस पर अमल करके जुलाई में जो है जिले बन गए थे। जुलाई 1998 में कौन कौन से बने? हरदा बना, एक बना कौन सा? हरदा, एक बना अपना उमरिया और एक कौन सा बन गया? अपना नीमच बन गया। 3 नए जिले। इससे पहले बीपी दुबे कमेटी की रिकमेंडेशन पर कितने बने? 4 बने। 10 बने थे, जिसमें मध्य प्रदेश में कितने शामिल है? 4 शामिल है। कौन कौन से थे? तो आप देखोगे कौन कौन से? बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी शामिल थे। कौन कौन से? बड़वानी, श्योपुर और डिंडोरी और कटनी शामिल हुआ करते थे। ठीक है, इसी टाइप से जो है 15। अब अगर बात करेंगे तो 2000 में क्या हुआ? मध्य प्रदेश का जो है विभाजन हो गया। ऐसे देखो, मध्य प्रदेश का क्या हुआ? विभाजन हो गया। तो जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो क्या हुआ? मध्य प्रदेश का जो पूर्व में जो क्षेत्र हुआ करता था छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश से उसको पृथक करके क्या कर दिया गया? एक नया राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो नया राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ बन गया। तो अब कैसे कैसे बना ये देख लेते हैं। तो जैसे आपको पता हुआ कि किसी भी राज्य से पृथक करके कोई नया राज्य बनाना होता है, तो ये पावर किसके पास होती है? संसद के पास होती है। और संसद जो है अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके क्या कर सकते? किसी भी जो है राज्य से किसी क्षेत्र को पृथक करके क्या कर सकती? नया राज्य बना सकती है। तो इस टाइप से क्या करा भारतीय संसद ने जो है राज्य मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित किया, और मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र था छत्तीसगढ़, उसको पृथक करके जो है नया राज्य बना दिया गया। तो अब देख लेते हैं कि कौन सी डेट को ये विधेयक लोकसभा से पारित हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछ सकते हैं आपकी कि जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 मध्य प्रदेश जो लोकसभा से कब पारित हुआ।
राज्यसभा से कब पारित हुआ और राष्ट्रपति द्वारा इस पे सिग्नेचर कब किए गए। इससे पहले जो है अपन एक प्रोसेस समझ लेते हैं कि किसी भी क्षेत्र से पृथक करके नया स्टेट जो है संसद बनाती कैसे, उसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात करें अगर संसद की अगर बात करें तो संसद जो है आर्टिकल 3 का प्रयोग करके, कौन सा अनुच्छेद का, आर्टिकल 3 का प्रयोग करके क्या कर सकती है, जो है आर्टिकल 3 का प्रयोग करके क्या कर सकती है, किसी भी क्षेत्र से जो है पृथक करके नया स्टेट बना सकती है। तो सबसे पहले तो क्या करेगी, ऐसा जो है आर्टिकल 3 का प्रयोग करके अगर किसी भी क्षेत्र को जो है पृथक करके नया स्टेट बनाना है तो ऐसा कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति की पहले मंजूरी लेकर आया जाएगा। क्या करेगा, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ऐसा कोई भी विधेयक आएगा तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति की पहले मंजूरी लेंगे। ये प्रोसेस उतार लेना भले आप चाहो तो। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी। अब राष्ट्रपति का विवेक है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अगर किसी भी जैसे मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ बन रहा है तो क्या करेगा, उस राज्य की विधानसभा से उसकी राय मांगने के लिए क्या भेजेगा, उस विधेयक को उस राज्य की विधानसभा के पास भेजेगा। तो राष्ट्रपति क्या करता है, विधेयक को क्या करेगा, विधेयक को जो है उस राज्य की विधेयक को क्या करेगा, विधेयक को जो है उस राज्य की जो है विधानसभा के पास भेजेगा, विधानसभा के पास भेजेगा। तो विधानसभा जो रिकमेंडेशन देगी, जो भी विधानसभा अपनी राय देगी वो किसको देगी, राष्ट्रपति को देगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति को जो राय देगी राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं रहेगा। अगर विधानसभा बोल देगी कि हाँ गठन कर दो, अगर राष्ट्रपति की इच्छा है कि गठन नहीं करना है तो वो मना कर देगा कि नहीं करना है गठन। अगर राज्य बोल देगा कि गठन नहीं करना और राज्य जो राष्ट्रपति की इच्छा है कि गठन तो करना ही है तो क्या हो जाएगा, जैसे ऐसे समझो कि जैसे जब छत्तीसगढ़ को पृथक करा तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से विधेयक लाया गया होगा। तो जैसे ही राष्ट्रपति के पास विधेयक, राष्ट्रपति ने क्या भेजा, मध्य प्रदेश विधानसभा के पास ये विधेयक भेजा होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा ने बोला हो कि हाँ भैया कर दो, तो राष्ट्रपति के ऊपर स्व विवेकता है कि राष्ट्रपति चाहे तो विधानसभा की बात माने चाहे नहीं माने। तो क्या करा राष्ट्रपति ने, राष्ट्रपति को राय दी। ये यहाँ तक समझ आ गया आपको, ठीक है। अब विधेयक पर राज्य विधानसभा की जो भी राय होगी राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं। अब राष्ट्रपति जो है इसके बाद इसको जो है संसद में रखाएगा। अब संसद में है ना, किसी भी सदन में रख सकते हैं। संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है अपना राज्यसभा और एक होता है अपना लोकसभा। तो किसी भी सदन में रख सकते हैं। जैसे मान लो राज्यसभा में ये विधेयक रखा तो राज्यसभा में ये विधेयक साधारण बहुमत से पारित हुआ। जैसे आप आर्टिकल पढ़ोगे तो आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर कोई भी संशोधन होगा तो कैसे होगा, साधारण बहुमत से होगा। पता है साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत बेसिकली ये होता है कि मान लो जो विधानसभा है, ठीक, कितनी सदस्य संख्या है, 230। जैसे अपनी लोकसभा देखो कहाँ रखा गया विधेयक, लोकसभा में रखा गया। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 545 है, ठीक है। अब 545 में से जो मान लो उस दिन कितने उपस्थित थे, 100 जने उपस्थित थे जिस दिन ये विधेयक रखा गया। तो 100 में से जिनके जो मत है वो जिस पक्ष में पड़ेंगे उस पक्ष को जो है पारित। जैसे मान लो कि 100 में से जो है 60 पक्ष में पड़ गए और 40 जो पड़ गए विपक्ष में, तो इन 60 पक्ष में पड़ गए, इससे क्या होगा, विधेयक पारित मान लिया जाएगा लोकसभा से। और जैसे ही लोकसभा से पारित होगा उसके पश्चात कहाँ जाएगा, लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी क्या होगा, साधारण बहुमत से विधेयक पारित हो जाएगा। और साधारण मत से विधेयक पारित होने के बाद वापस किसी दोनों सदनों से पारित होने के बाद कहाँ जाएगा, वापस राष्ट्रपति के पास जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्योंकि ये विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से लाया गया है, इसलिए विधेयक जो है, इस विधेयक पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए क्या है, बाध्य है, बाध्य। तो राष्ट्रपति जैसे ही सिग्नेचर पे अपने इस विधेयक पे अपन सिग्नेचर कर देगा तो क्या हुआ, उसी दिनांक से जो है उस राज्य का जो है पृथक मान लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके बारे में कि मध्य प्रदेश जो है पुनर्गठन विधेयक कब आया। तो लोकसभा में कब रखा गया है, तो मध्य प्रदेश जो है पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में रखा गया था 31 जुलाई 2000 को। लोकसभा जो है पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में रखा गया। और जो है मध्य प्रदेश से कब पारित, लोकसभा से पारित हो गया कब, 21 जुलाई 2000 को पारित हो गया। उसके बाद जैसे ही पारित हुआ इसके बाद कहाँ रखा गया, लोकसभा से पारित होने के बाद
राज्यसभा में रखा गया। राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा हुई, राज्यसभा से जो है 9 अगस्त 2000 को ये विधेयक पारित हो गया। जैसे ही राज्यसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित होने के बाद कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति के पास कब गया, राष्ट्रपति के पास गया ये अपना 25 अगस्त 2000 को। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने जो है इसके ऊपर स्वीकृत, जैसे 9 अगस्त के बाद 10 अगस्त को चले गया होगा, 10 अगस्त के बाद राष्ट्रपति ने कब सिग्नेचर करे, तो 25 अगस्त 2000 को इसके ऊपर सिग्नेचर कर दी। लोकसभा से कब पारित हुआ, 31 जुलाई 2000 को। जैसे ही पारित हुआ दूसरे सदन में चले गया, राज्यसभा में। राज्यसभा में विचार विमर्श करा, इसके बाद 9 अगस्त को पारित करा। 9 अगस्त को जैसे ही पारित हुआ उसके बाद कहां चले गया, राष्ट्रपति के पास चले गया और राष्ट्रपति ने इस पे सिग्नेचर कब करे, राष्ट्रपति ने इस पे जो है 25 अगस्त 2000 को जो क्या कर दिए, सिग्नेचर कर दिए। और जो जैसे ही राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करे उस दिन से क्या पृथक मान लिया। अब ये अस्तित्व में कब आया, अब जैसे पारित तो कर दिया, अब किसी भी राज्य को पृथक करना है तो कुछ तो प्रशासनिक फेरबदल करना पड़ेगा। तो उसी टाइम ड्यूरेशन जैसे ही इसको फेरबदल करा और ऑफिशियली अनाउंस कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ ऑफिशियली मध्य प्रदेश से पृथक होकर क्या हो गया, अलग राज्य बन गया। कब बन गया, 1 नवंबर 2000 को। तो लोकसभा से 31 जुलाई को पारित हुआ, राज्यसभा से 9 अगस्त को, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर 25 अगस्त को। कब अनाउंस होकर नया स्टेट बन गया, तो आपका आंसर क्या होगा सर, कब बना, तो 1 नवंबर 2000 को बन गया। कब बना, 1 नवंबर 2000 को ये बन गया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं जब ये पुनर्गठन, यहाँ से कुछ फैक्चुअल डाटा भी आपके पूछ सकते हैं। अब ये डेटा ये इसको याद ही करना पड़ेगा, 2-4 बार देखोगे तो याद हो जाएगी, ऐसा कोई जो है टफ भी वाला काम नहीं है। ठीक है, पर बात करते हैं अपन कुछ कुछ, जैसे उस टाइम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे, तो मध्य प्रदेश के आपको पता है 2000 में कौन मुख्यमंत्री थे, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे, तो राज्यपाल भाई महावीर राज्यपाल थे। ये पूछ लेगा आपसे कि जो है मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर क्या होगा सर, उस टाइम पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे दिग्विजय सिंह जी। उस टाइम पे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, भाई महावीर थे। अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में उस टाइम पे जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। और राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे वो कौन हुआ करते थे, KR नारायण हुआ करते थे। कौन थे, KR नारायण हुआ करते थे। KR राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण थे। और जो है प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, और जो है राज्यपाल कौन थे, भाई महावीर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये अपनों ने देख लिया कि कैसे क्या इसका गठन हुआ। अब बात करते हैं सबसे पहले गठन के बाद, सबसे एक मिनट, जिलों का गठन देख, तो भोपाल का गठन हो गया था, 1998 वाले जिले देख लिए थे अपनों ने, कौन से, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी। उसके बाद नीमच वाला देखा अपनों ने कि नीमच में क्या गठन हुआ। उसके बाद देखते हैं आगे, 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का पृथक हो गया, पृथककरण। अब छत्तीसगढ़ के पृथककरण में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को लगभग अपनों ने जो है 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ के क्या हो गए, पृथक हो गए। कितने, 16 जिले और 3 संभाग जो है मध्य प्रदेश ने किसको दे दिए, छत्तीसगढ़ को दे दिए। अब जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का पृथककरण हुआ उस टाइम पे मध्य प्रदेश में कुल 45 जिले और बचे थे। अगर बात करें 15 अगस्त 2003 की, कब की, 15 अगस्त 2003 की अगर बात करें तो 15 अगस्त 2003 को जो है 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिलों का गठन हुआ। कौन कौन से, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। ठीक है, बुरहानपुर को किससे, खंडवा से पृथक करके बनाया गया, अशोकनगर को गुना से, और अनूपपुर को जो है शहडोल से पृथक करके बनाया गया था। एक समिति गठित हुई थी इसके लिए भी, जिसका नाम क्या था, बोध समिति। बोध समिति, इसी बोध समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर क्या हुआ, इसी बोध समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर जो है इन 3 नए जिलों का गठन हुआ था। कौन कौन से जिले थे, एक था अपना कौन सा, अशोकनगर। कौन से थे, एक हो गया अपना कौन सा, देखो, एक हो गया अशोकनगर, एक हो गया गुना,
जो किससे पृथक करके बनाया अपनों ने, गुना से। खंडवा से पृथक करके कौन सा बनाया, बुरहानपुर। उसी प्रकार जो है शहडोल से पृथक करके किसको बनाया गया, अनूपपुर को बनाया गया। कौन सी समिति थी, तो कौन सी समिति थी, बहुत समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर बनाया गया था। कब बना, 15 अगस्त 2003 को बना था। अब बात करते हैं 17 मई 2008 की। 17 मई 2008 को जो है, इस टाइम पे अगर 3 और नए जिले बन गए, 45 और 3 कितने हो गए, 48 जिले हो गए। अब बात करें 2008 की, तो 2008 में 2 नए जिले बने, ठीक है, 49वां जिला और 50वां जिला। तारीख थी 17 मई 2008। 17 मई 2008 को कौन सा जिला बना, अलीराजपुर जिला बना, ठीक है। अलीराजपुर कौन से नंबर का जिला था, 49वें नंबर का जिला था, ठीक है। 49वें नंबर का जिला किसको बनाया गया, अलीराजपुर को बनाया गया। इसी टाइप से 24 मई 2008 को जो 50वां जिला कौन सा बना अपना, 50वां जिला बना अपना जो है सिंगरौली बना। तो आप देखोगे सबसे पूर्वी पश्चिमी जिला और सबसे पूर्वी जिले कब बने अपने, 2008 में बने। तो कौन सा सबसे पश्चिमी जिला बना था अपना 2008 में, 17 मई 2008 को जो है अलीराजपुर बना। अलीराजपुर को 49वां जिला बना, किससे पृथक करके बनाया गया, झाबुआ से अलग करके बनाया गया था। इसी टाइप से 24 मई 2008 की अगर बात करें, तो 24 मई 2008 को एक नया जिला और बना, जिसका नाम क्या था, सिंगरौली था। और सिंगरौली किसको पृथक करके बनाया गया, सिंगरौली को बनाया गया सीधी से पृथक करके। कौन सा नंबर का जिला बना है, 50वें नंबर का जिला बना था। इसी टाइप से अगर बात करें 2013 की, जब जब चुनाव हो रहे तब तब नए जिले बने। 1998 में चुनाव हुआ, जिले बने। 2003 में चुनाव हुआ, जिले बने। 2008 में चुनाव हुआ, चुनाव 5 साल में होते हैं। 1998 के बाद चुनाव कब होगा, 2003 में होगा, 3 नए जिले बन गए बोस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 15 अगस्त 2003 को। कौन से, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर बन गए थे। इसी टाइप से 2008 की अगर बात करेंगे, तो 2008 में वापस चुनाव आए, 2 नए जिले बन गए। कौन से बने, अलीराजपुर और सिंगरौली बन गए। इसी टाइप से जो है 2013 में वापस चुनाव आए, और 2013 में चुनाव में कौन सा, आगर मालवा नया जिला बन गया। आगर मालवा किससे, शाजापुर से पृथक करके कौन से नंबर का, 91 नंबर का जिला बन गया। अब उसके बाद चुनाव कब आ रहा है, उसके बाद वापस 2018 में चुनाव आ रहा है, और 2018 में कौन सा जिला आ गया, निवाड़ी बना। और निवाड़ी किससे, टीकमगढ़ से पृथक करके 52वां जिला बन गया। और 53वें नंबर का जिला 15 अगस्त 2023 से अस्तित्व में आना था। 15 अगस्त 2023 निकल गई, तब अस्तित्व में कौन सा आ गया, 53वां जिला मध्य प्रदेश का बन गया। कौन सा, मऊगंज। मऊगंज के बारे में देख लो थोड़ा बहुत, कि मऊगंज को किससे पृथक करके बनाया, कैसे क्या। तो मऊगंज की अगर बात करें, तो मऊगंज को पृथक करके बनाया रीवा से। किससे पृथक करके बनाया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, रीवा से पृथक करके बनाया। कब अस्तित्व में आया है, तो 15 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आया। कितनी तहसीलें इसमें, 3 तहसीलें। कौन कौन सी 3 तहसीलें, एक तो मऊगंज खुद है, एक है हनुमना, और एक तहसील अपनी कौन सी, नई गढ़ी। नई गढ़ी, 3 तहसीलें कौन कौन सी, मऊगंज, हनुमना और नई गढ़ी। कब अस्तित्व में आया है, तो कब अस्तित्व में आया, 15 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आया। कौन से तहसील है, मऊगंज, हनुमना और नई गढ़ी इसके अंतर्गत तहसीलें हुआ करती, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से जिले प्रस्तावित है, मैहर प्रस्तावित है। उसके अलावा पारडूना, जिसकी अधिसूचना जारी होगी, अभी गठन नहीं हुआ है। उसके अलावा कौन सा अपना जो है नागदा प्रस्तावित है, उज्जैन से पृथक करके। तो इस टाइप से जो है बहुत सारे जिले प्रस्तावित है। तो 15 अगस्त 2023 को मऊगंज अस्तित्व में आ गया। अगर आपसे प्रश्न आए कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 53 जिले, क्योंकि 53वां जिला कौन सा बना, अभी मऊगंज बना। अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं कौन से जिले से पृथक करके बना, रीवा से पृथक करके बना। कब अस्तित्व में आया, 15 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आया। कितनी तहसीलें हैं, तो इसके अंतर्गत 3 तहसीलें। कौन कौन सी तहसीलें, तहसीलें यहां लिख लेता हूं एक बार, 3 है। एक तो मऊगंज, ठीक है, एक है हनुमना, और एक और तहसील कौन सी आ जाएगी अपने, मऊगंज हो जाएगी, एक हनुमना हो जाएगी, और एक नई गढ़ी। ये 3 नए इसके अंतर्गत जो है तहसीलें शामिल है। तो मऊगंज, हनुमना और कौन सी आ जाएगी अपनी, नई गढ़ी जो है तहसीलें इसके अंतर्गत शामिल आ जाएगी। तो इस टाइप से मध्य प्रदेश में अभी कितने जिले हैं, 53 जिले हैं। तो ये अपनों ने जो है मध्य प्रदेश के गठन के बारे में, पुनर्गठन के बारे में सब कुछ
पढ़ लिया कैसे क्या जो है 1947 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, पार्ट ए बी सी करके देखा अपनों ने। 1956 में फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर 8 जिले महाराष्ट्र को ट्रांसफर करके सुनील टप्पा राजस्थान को देके सिरोंज जो है वापस लेके अपनों ने क्या करा, विदिशा की एक तहसील बना दी। इन सभी को मिलाकर जो है पार्ट सी के दोनों जो राज्य पूरे मध्य प्रदेश में मिला लिए गए, इन सभी को मिलाकर जो है मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इसकी राजधानी किसको बनाया गया था, इसकी राजधानी जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया। उसके बाद जो है 1972 में 2 नए जिले बने, भोपाल और